नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर की गई है कि जितना आप नॉलेज गेन करोगे, उतना आपको आने वाले समय में फायदा ही होगा। ओके, जितना आपकी रुचि रहेगी ना पढ़ने में, पढ़ाई में, जितनी आपको भूख लगेगी पढ़ने की, ओके, तो उतना ही बढ़िया तरीके से आप रिटेन कर पाओगे। अगर देखो, अगर आप खाना भी खाते हो जब भूख लगती है तो स्वाद तभी आता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब पढ़ाई की भूख हो तब पढ़ोगे ना, तो वो पढ़ी हुई चीज भूलेगी नहीं, दिमाग के अंदर के जो कोने हैं वहां पर जाकर बैठ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब पढ़ाई भी करनी है उसको भी भूख रख के करो। तो एक क्यूरियोसिटी जगाओ अपने अंदर, जिज्ञासा जगाओ कि मैंने ये चीज पढ़नी है, आज मेरे पास मेरे सामने ये वाली किताब है, तो इसमें पता नहीं नया क्या सीखने को मिलेगा। बिल्कुल जैसे अगर आप ये एडिटोरियल डिस्कशन भी सुनते हो ना, तो यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ओके, तो ये क्यूरियोसिटी जगाओ अपनी और इसको मेंटेन रखो। और जो नॉलेज है ना, ये बहुत कुछ देकर जाती है। एक एक नॉलेज आप खुद से गेन करते हो ना, उसी हिसाब से आपका माइंड जो है ना, आप खुद से भी उसको एनालिसिस करता है। और आप अपनी ओर से भी कुछ नए आइडियाज जो है ना डेवलप करते हो। तो अगर आपके माइंड में वो आइडियाज डेवलप हो तो उनको एक कॉपी पे लिख लिया करो। ओके, एक डायरी लगा लो जिसके ऊपर आप बकायदा से नाम लिख लो, बुक ऑफ आइडियाज। तो उन आइडियाज को वहां लिख लिया करो, तो आप ही के काम आएंगे आपके जीवन में। तो आपकी जो बुद्धि है उसको और शार्प करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है ओवरव्यू। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं, ये कंटेंट सारे न्यूज़पेपर का। शुरुआत कोर्ट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, फिर फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलती है हम उसको डिस्कस करते हैं। और लास्ट में होता है एक इकोनॉमी का कंसेप्ट, जिसमें हम एक टॉपिक जो है डेली इकोनॉमी का डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी को अच्छे से समझने के लिए। तो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए जो है। तो उससे आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, तो वहां पर पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाया करेगा। और जब भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो तो वहां पर भी जो है ना ये लिंक है। तो वहां से भी आप जो है आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, किसी को भी आपने करना हो। और अगर किसी बच्चे को फिर भी जो है लेक्चर अपलोड होने के बाद भी जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो सीधे द इकोनॉमिक्स वाला टैब ओपन करके भी ये वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर भी जो है आप वीडियो देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो सीधे आप सर्च कर सकते हो द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो फिर भी जो है कोई ना कोई आपको थंबनेल मिल ही जाएगा किसी भी डेट का। तो उसको क्लिक करना, वीडियोस वाले टैब में जाना, तो जो पहले वीडियो पड़ी होगी ना, तो वही लेटेस्ट होगी। तो 9:30 के बीच में यहाँ पर टाइमिंग है। मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो अपलोड हो जाए। तो चलिए फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल नंबर 1, बूस्टिंग वैक्सीन सप्लाई इंडिया जॉब, टैप अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, लिफ्ट एक्सपोर्ट कर्व्स। देखो भारत ने अभी क्या किया है, अभी भारत में डिमांड बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के अभी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तहत वैक्सीन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो अभी भारत जिन जिन मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा था ना वैक्सीन बना बनाकर, तो भारत सरकार ने उसको फिलहाल डिले कर दिया है, फिलहाल सस्पेंड कर दिया है कुछ दिनों के लिए। तो रीजन उसका यही है कि पहले अपनी डिमांड की उसकी पूर्ति करो। जो अपने लोग हैं ना, पहले उनको प्रायोरिटी दो, बाद में हम दूसरे लोगों को भी हम जो है वैक्सीन भेज देंगे। लेकिन ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारी जो ड्यूटी है ना, हमारी जो जॉब है, वो है वैक्सीन सप्लाई करने की, उसको और बूस्ट करना है, तो उसको बरकरार रखो। ओके, तो जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है ना यहाँ पर, उसको मेंटेन करो, उसको सही करो। और जो अपने जो एक्सपोर्ट के ऊपर आपने कर्व लगाए हैं, रोक लगाई, उसको हटाओ। ओके, तो वो जरूरी नहीं है, अगर दूसरे मुल्कों को भी अगर वैक्सीन चाहिए तो उनको भेजना हमारा दायित्व है, क्योंकि ये भारत ही यहाँ पर सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। ओके, तो इसी के चलते हमारी जो ड्यूटी बनती है हमने उसको साइड पे नहीं रखना है। और उसी के चलते स्टार्टिंग में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे डोमेस्टिक डिमांड जो कोविड वैक्सीन की अभी बढ़ती जा रही है। ओके, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, जिसमें यहाँ पर अभी तो 1 अप्रैल से हमने एक नया नियम ला दिया है कि जिनकी उम्र 45 ईयर्स से ज्यादा है ना, वो सभी एलिजिबल है अभी। ओके, तो वो सभी एलिजिबल है, उन सबको जो है वो वैक्सीन का शॉट वो लगवा सकते हैं। खुद को जो है वो वैक्सीन जो कोविन नाम का पोर्टल है वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, खुद का एक टाइम स्लॉट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसी टाइम स्लॉट में जाकर जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं अपने नजदीकी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड है। ओके, इसके अलावा बात कर रहे हैं कि इंडिया और यूएस की बात करें तो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है कोविड 19 वैक्सीन के। तो इंडिया को अपनी जो है ना कैपेसिटी जो है ना, उसको स्टेप स्टेप अप करना होगा, बढ़ाना होगा, ताकि जो
डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती जा रही है और जो इंटरनेशनल डिमांड बढ़ती जा रही है उसकी जो पूर्ति जो है ना हम कर सके। और इसी के चलते जो आगे बात करें कि अगर हम कटौती करते हैं एक्सपोर्ट्स को, तो किसी समय के लिए सपोज करो जैसे अभी सस्पेंशन कर दिए कुछ दिनों के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ज्यादातर जो डोमेस्टिक नीड है उसके हिसाब से तो यहाँ पर जरूरतें हम पूरी कर देंगे। मतलब कि वैक्सीन को अपने इंडिया के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन की सप्लाई अवेलेबल करवा देंगे। ओके, लेकिन जो ग्लोबल सप्लाई की अगर बात करें ना, तो उसको हम कैसे बढ़ावा देंगे? ओके, तो ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ावा देना, तो वो कैसे बढ़ेगी, तो उसके ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। और उसी के चलते ऑथर बात कर रहे हैं कि इस समय आप क्या करो, जो आपकी अनयूज्ड कैपेसिटी है ना उसको लगाओ वैक्सीन प्रोड्यूस करने में, तो ये सबसे फास्टेस्ट वे रहेगा अगर आप अपनी आउटपुट को बढ़ाना चाह रहे हो। ओके, तो यहाँ पर दूसरी बात जो साथ ही साथ कर रहे हैं कि अभी जो यूएस है ना, तो यूएस भी वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने जो वैक्सीन इनपुट्स होते हैं ना, तो वैक्सीन इनपुट्स कहने का मतलब जो रॉ मटेरियल चाहिए वैक्सीन बनाने के लिए, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर उसने पाबंदी लगाई हुई है यूएस ने। तो जिसके तहत ना जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसके सीईओ है आधार पुणे वाला, तो वो भी अक्सर कहते रहते हैं सरकार को, वो गुहार लगाते रहते हैं कि यूएसए से बात करो कि जो रॉ मटेरियल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, बैन लगाया, उसको वो उठाए। ओके, तो इससे हमें दिक्कत आएगी बाद में, प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ पाएगी। ओके, तो इसी के चलते जो ऑथर बात कर रहे हैं कि जो अनयूज कैपेसिटी है, तो अनयूज कैपेसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? तो अनयूज कैपेसिटी का मतलब ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ भारत में कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी तो है नहीं, बहुत सारी हैं, ओके, जो कि वैक्सीन का निर्माण करती हैं। तो अभी उनमें से गिने चुने सिर्फ दो का ही नाम ज्यादा प्रचलित रूप में आ रहा है, जैसे भारत बायोटेक है और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो जो बहुत सारी बाकी बची है ना, तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि उनको भी आप ना फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, जो भी यहाँ पर फॉर्मूला है ना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास, जहाँ पे भारत बायोटेक के पास, उनसे आईपीआर राइट आप खरीद लो। ओके, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खरीद लो, तो वो जो फॉर्मूला है वो उनको भी दे दो कि वो भी जो है वैक्सीन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। ओके, तो इस तरीके से जो अनयूज कैपेसिटी है उसको भी आप यूटिलाइज कर लो, तो वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ओके, तो ग्लोबल सप्लाई भी हम दे पाएंगे और डोमेस्टिक डिमांड जो है वो भी पूरी कर पाएंगे। तो इंडिया ने अभी तक जो ना 60.5 मिलियन डोजेज जो है वैक्सीन की 80 जो 80 कंट्रीज है उनको अभी तक सप्लाई की है, जिसमें से 17.7 मिलियन डोजेज जो है वो थ्रू कोवैक्स फैसिलिटी गई है फॉर लो इनकम कंट्रीज। देखो, ये जो कोवैक्स फैसिलिटी है ना, ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो इसमें जितने भी जो मेजर कंट्रीज है ना वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वैक्सीन डोज जो है ना वो यहाँ पर सप्लाई कर रही है इस कोवैक्स फैसिलिटी के तहत, जो किनके पास जाएंगी, जो यहाँ पर लो इनकम कंट्रीज हैं उनके पास जाएगी। कोई दो एग्जांपल दें मुझे लो इनकम कंट्री के बारे में, कंट्रीज के बारे में। तो गवर्नमेंट जो है ना ऑलरेडी कह चुकी है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो भारत बायोटेक है, ये दोनों की दोनों प्राइवेट कंपनीज है भारत में, ओके, जो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन की, तो उनको कह चुकी है सरकार की आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो इसी के चलते जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, वो अभी 60 मिलियन डोसेज जो है एक महीने के हिसाब से वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, और जो भारत बायोटेक है वो 4 मिलियन डोसेज जो है वो पर महीने के हिसाब से वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो अभी दोनों कंपनीज ने ये कहा है कि वो अभी प्रोडक्शन बढ़ाने जा रही है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो 100 मिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा एक महीने में, और भारत बायोटेक जो है वो 20 मिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा एक महीने में। तो अभी जो आगे बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट जो है ना उसको अभी इंश्योर करना होगा जो फास्ट एवोल्यूशन है ट्रायल डाटा का, तो ये भी एक रीजन है। तो ट्रायल डाटा कहने का मतलब है, देखो, ये तो दो वैक्सीन होगी ना, जो एक तो भारत बायोटेक बना रहा है, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है उसका नाम है कोविशील्ड, और जो भारत बायोटेक बना रहा है उसका नाम है कोवैक्सीन। इसके अलावा और भी जो है ना फर्म्स हैं हमारे यहाँ पर भारत भारत में, जो कि अभी क्लिनिकल ट्रायल कर रही है अपनी अपनी वैक्सीन का। तो उसी के चलते यहाँ पर बात करें कि भारत सरकार उसका फास्ट एवोल्यूशन करे। अगर कोई कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल कर लिया अपनी वैक्सीन जो भी उन्होंने बनाई होगी खुद से रिसर्च करके, तो वो भारत सरकार को ना, जो यहाँ पर जो ड्रग रेगुलेटर है इंडिया का, तो उसको वो रिपोर्ट भेजती हैं कि इसकी आप देखो कि हमने एवेल्यूशन कर लिया, हम हमारे साथ से इतने परसेंट एफिशिएंसी आई है। वो जैसे कोवैक्सीन की भारत बायोटेक की उसकी 81% एफिशिएंसी आई है। तो उसी तरीके से और भी कोई कंपनी जिसने यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल करके डाटा भेजा, तो उसको फास्ट अप्रूवल कर दो, एवेल्यूशन थोड़ी जल्दी कर दो, ताकि जो यहाँ पर अप्रूवल का प्रोसेस है ना वो जल्दी से सही तरीके से खत्म हो सके, और जल्दी से वहां से रिपोर्ट वापस पहुंचे उस कंपनी के पास, वो भी जो है ना आगे जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके, तो इससे भी फायदा होगा। तो इससे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो फैसिलिटेट होगा जो ट्रांसफर टू ऑफ हो नाउ टू कंपनीज विद वैक्सीन प्रोडक्शन फैसिलिटीज बट विदाउट वैक्सीन ऑफ देयर ओन। तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो कंपनीज है ना, इस तरीके से यहाँ पर बहुत बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी लैब करके एक कंपनी, तो वो भी इसी तरीके से क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। ओके, तो वो भी जो है ना अपने आप से खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी बात की जा रही है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना,
तो ये एक बड़ी अड़चन रहती है, तो सरकार को इसको खरीद लेना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, ता जो कि जिस तरीके से भी वैक्सीन बनी है ना, तो नाउ हाउ का मतलब यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर कंपनी ने फार्मूला जुटाया है, जहाँ अपनी रिसर्च की है, तो उस रिसर्च को अभी दूसरी कंपनीज को आप फॉरवर्ड कर दो फॉर फ्री, ता जो कि जो ग्लोबल एज ए ग्लोबल पब्लिक गुड, ओके। जहां जहां पर भी पूरे वर्ल्ड में कंपनीज है ना, तो वहां वहां पर भी आप दे वहां पर भी आप दे सकते हो, फ्री में फार्मूला दे दो कि आप जो है फोकस करो कि जरा से जरा जो है मैन्युफैक्चरिंग की जा सके वैक्सीन की। तो ये आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है कि जिस जिस भी कंपनी ने कोई नई रिसर्च की हो ना, तो उसका पूरा का पूरा ये फील्ड रहता है कि उस चीज को कोई कॉपी नहीं कर सकता आने वाले 20 सालों तक, क्योंकि वो कंपनी ने खुद खुद का आईपीआर पेटेंट करवाया होता है। ओके, तो अपना उनका फार्मूला होता है, तो अगले आने वाले समय तक 20 साल तक कोई इसको कॉपी नहीं करेगा। जब 20 साल बाद उसका ये आईपीआर एक्सपायर होगा, तभी जाकर जो है दूसरी कंपनी से उसको कॉपी कर पाएंगी। ओके, तो अभी इतना समय नहीं है कि 20 साल तक वेट किया जाए। अभी हिसाब यही है कि सरकार के ऊपर दायित्व है कि वो आईपीआर खरीद ले, और जो बाकी की कंपनीज है उनको भी यहाँ पर मौका दे दे कि वो प्रोडक्शन बढ़ाए। और जो आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि यूएस ने क्या किया हुआ है, लागू किया हुआ है जो कोरियन वॉर एरा का जो कानून बनाया हुआ था यूएस ने, जिसका यहाँ पर नाम है डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। ओके, तो यही वाला जो एक्ट है अभी अपने यहाँ पर लागू किया हुआ है यूएस ने, जिसके तहत उसने अभी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ अपनी कंपनीज को कि वो ना जो वैक्सीन इनपुट्स है उनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगी दुनिया के बाकी कंट्रीज को। तो देखो यूएस जो ना अभी अपना ही सोचकर चल रहा है, तो भारत से भी काफी वैक्सीन उसने मंगवाई है, दुनिया के और भी बहुत सारे कोनों से उसने वैक्सीन मंगवाई है। मतलब कि खुद का उसने एक भंडार ना इकट्ठा करके रख लिया है, कि मतलब कि आने वाले फ्यूचर में मुझे जितनी मुझे चाहिए वैक्सीन, तो उससे ज्यादा मैं यहाँ पर कलेक्ट करके रख लूं, तो खुद का जो यहाँ पर रॉ मटेरियल है ना, वो भी सप्लाई नहीं कर रहा है दूसरे नेशंस को। तो इसमें यहाँ पर क्या इसमें ये ऐसा क्यों कर रहा है यूएस, तो ऐसा इसलिए कर रहा है कि ज्यादातर जो रॉ मटेरियल है ना, पहले मैं खुद यूज करूं। ओके, जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है ना यूएस की, तो उसको पहले बढ़ाए वो, तो पहले खुद का सोचे बाद में दूसरे का सोचेंगे। तो जिसके चलते फिर क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पर स्पेशलाइज्ड बैग्स हैं, फिल्टर्स हैं, मतलब जो जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे सेल कल्चर मीडिया हो गया, सिंगल यूज ट्यूबिंग हो गया, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स कार्स हो गया। ओके, एंड तो इसी के चलते ये सब रॉ मटेरियल है छोटे छोटे, जिसके तहत यहाँ पर अगर इनकी सप्लाई भारत में नहीं होगी, इनका एक्सपोर्ट ये हमें नहीं करेंगे, भारत इनको इंपोर्ट नहीं करेगा यूएस से, तो फिर वैक्सीन प्रोडक्शन जो है वो स्लो डाउन हो सकती है। और आगे जो ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी यूएस को भी ये हमें कह सकते हैं कि वो जो ऐसी एक्सपोर्ट बैन है उसको लिफ्ट करे, खत्म करे। और साथ ही साथ जो भारत है ना, तो वो भी यहाँ पर जो अपने खुद से जो ना एक सब्सिट्यूट जो सोर्सेस है वो डेवलप कर सकता है, तो उसके ऊपर हमें हमें फोकस करना होगा कि हम जो है डिपेंडेंट ना रहें किसी के ऊपर। जो जो आइटम्स हमें चाहिए, हम उसका कोई सब्सिट्यूट भी हम जो है ले सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि यूएस, कोई और भी यहाँ पर कंट्री दे सकते हैं जहां से वो हमें जो रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल हो सके। तो इंडिया को अभी क्या करना है, इंडिया को सप्लाई बढ़ानी है कोविड वैक्सीन की। ओके, तो उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, उनका एक्सपोर्ट जो है उसको रोकना नहीं है। तो क्योंकि वर्ल्ड को अभी जरूरत है, अभी चाहे जो अगर धनी लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो वो तो डायरेक्टली अप्रोच कर लेंगे। ओके, लेकिन ज्यादातर लोगों की आबादी ऐसे लोगों की है जो कि इनडायरेक्टली यहाँ पर अप्रोच करेंगे, वो डायरेक्टली उनको अवेलेबल नहीं होगी। ओके, तो इसके चलते जो गरीब मुल्क है, तो उनको हमें यहाँ पर वैक्सीन सप्लाई भेजनी है। इसके अलावा जिसने भी हमसे मांगी है, डिमांड की है, उसको प्रायोरिटी के हिसाब से हमने सप्लाई भेजनी है। तो यही यहाँ पर जो है ऑथर ये बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। और अभी बारी है एडिटोरियल नंबर 2 की। तो एडिटोरियल नंबर 2 में बात कर रहे हैं फुल स्टेटहुड टू सॉल्व टसल ओवर दिल्ली। तो देखो, ये जो ना जो हमारी दिल्ली है, न्यू दिल्ली है ना, तो इसको बहुत समय से बात चल रही है कि इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो पूर्ण राज्य जैसे का मतलब जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी पूर्ण राज्य हैं। ओके, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सारी की सारी राज्य की, जो राज्य सरकार होती है उसकी होती है। तो लेकिन दिल्ली की बात करें ना, तो उसमें मतलब बटी हुई है सब चीजें। कुछ चीजें यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट देख के चलती है, कुछ चीजें जो है भारत सरकार देख के चलती है। ओके, तो मिक्स रहता है, मिक्सअप रहते हैं सब चीजें। तो ये सब चीजें जो ना, ये इनको अवॉइड करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बहुत पुरानी डिमांड है कि जो है स्टेटहुड दिया जाए दिल्ली को, तो उसी के यहाँ पर रिगार्डिंग आर्टिकल लिखा गया है। तो शुरुआत में ऑथर बात करें कि जो टसल चल रहा है बीजेपी। ओके, तो बीजेपी जो कि यहाँ पर सेंट्रल में अपनी सरकार बनाकर काम कर रही है, और दूसरे यहाँ पर बात करें जो चैलेंजर है इनके, वो है आम आदमी पार्टी। ओके, तो अभी इनमें जो टसल चल रहा है, ओके, तो जो ये अभी इससे यहाँ पर जो सेल्फ रूल मिलना चाहिए ना, तो उनके ऊपर यहाँ पर जो है परेशानी आ रही है। तो किनके ऊपर परेशानी आ रही है, जो 2 करोड़ लोग हैं दिल्ली के। ओके, तो 2 करोड़ तक आबादी हो चुकी है दिल्ली की। तो 2 करोड़ आबादी जो है ना, अगर मैं इसको कंपेयर करूं ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ 3 करोड़ है अभी तक। तो देखो, एक देश की आबादी से थोड़ा ही कम है अगर दिल्ली की बात करें, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की बात करें।
ओके, तो यही यही बात यहाँ पर की जा रही है कि पॉपुलेशन जो है ना लार्जर देन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ से बहुत बड़ी आबादी है दिल्ली की, अगर हम कंपेयर करें तो। और साथ ही साथ भारत के भी बहुत सारे राज्य हैं जिनसे यहाँ पर दिल्ली की आबादी ज्यादा है। ओके, तो कोई ऐसा राज्य के मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताएं जिसकी आबादी, जो राज्य तो बड़ा है लेकिन उसकी आबादी दिल्ली से कम है। ओके, तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, तो कल भी मैंने डिस्कस किया था न्यूज एनालिसिस में, मैंने बताया था कि उस एक्ट का नाम बकायदा रखा था मैंने, तो उसको राज्यसभा में भी पास कर दिया गया। ओके, तो अभी उस एक्ट में किया क्या है, उसमें एक्ट में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना दिल्ली का, उसको यहाँ पर टैग दे दिया है एज ए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ओके, एज ए गवर्नमेंट इन दिल्ली। ओके, तो यहाँ पर लेजिस्लेशन पास हो गया लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो यहाँ पर अभी इसको यहाँ पर कहा जा रहा है, आंसर रिक्वायर्स द इलेक्टेड सो कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली टू गेट एलजी's क्लियरेंस फॉर एनी एग्जीक्यूटिव डिसीजन। तो इसके चलते एक और फंक्शन जो है ना, जो हमारे एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उनको दे दिया गया है कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो दिल्ली की यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, जो भी फैसला लेती है, जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेती है ना, तो उसको एक बार जो है ना क्लियरेंस लेनी पड़ेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की। ओके, तो ये एक तरीके का अभी क्या हो गया कि पहले ऐसा था कि कुछ गिने चुने मसले होते थे जिसमें क्लियरेंस जाती थी। एक तो होता है ना कि कैबिनेट में बिल लेकर आए, दिल्ली असेंबली केजरीवाल कोई बिल लेकर आया, उसको पास करवाया, फिर एलजी के पास गया तो साइन हो गया। ओके, फिर एलजी ने आगे प्रेसिडेंट को भेज दिया। लेकिन अभी क्या है कि अभी एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी कोई लिया है कि मतलब कि कोई काम, कोई अप्रोच, कोई कैबिनेट मीटिंग बैठी है तो ये डिसीजन लिया है कि ये काम ऐसे करना है, तो ऐसे डिसीजंस भी अभी ना, जो उसका भी अभी क्लियरेंस लेना पड़ेगा जो एलजी हैं दिल्ली के उनसे। तो अभी इसी मैटर के ऊपर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये एक जो है ना रेगरेट का मैटर है, अफसोस का मैटर है, खेद का मैटर है, क्योंकि इससे यहाँ पर जो डोमेस्टिक सॉरी डेमोक्रेटिक राइट्स थे ना लोगों, दिल्ली के लोगों के, तो उनको हमने छीना है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि जो अकाउंटेबिलिटी है, ओके, तो उसको हम जो है ना खत्म कर रहे हैं। जो यहाँ पर दिल्ली दिल्ली के लोगों ने चुना था दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल की सरकार को, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जो बाकी जो राज्य हैं भारत के, तो वहां पर वो यहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी जो है राज्य सरकारें चुनी है, तो वो यहाँ पर अकाउंटेबल है सरकार की, मतलब वो काम करे उनके लोगों के लिए। ओके, तो अभी इस तरीके से अगर हम पावर छीनेंगे ना किसी से, जहाँ यहाँ पर किसी तरीके का ऐसा माहौल बना देंगे कि वो सही से काम ना कर पाए, तो यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर जो नुकसान होगा तो वो लोगों का ही होगा, क्योंकि जिन्होंने अपनी वोट दी थी, जिन्होंने अपने हिसाब से अपनी अपनी सरकार चुनी है। तो यहाँ पर इसका इस मसले का हल क्या निकाला जाए, सोल्यूशन क्या निकाला जाए, तो उसी के चलते जो सस्टेनेबल सोल्यूशन हो, तो उसके चलते बात की जा रही है कि एक एरिया है ना, जो एरिया दिल्ली में एरिया, तो उसको डिवाइड कर लो आप। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना अभी उसको यहाँ पर जो है डायरेक्ट कंट्रोल वो कर ले, कुछ यहाँ पर ऑपरेशंस के तहत कुछ एरिया के ऊपर, खासतौर में जो म्यूनिसिपल बॉडी फंक्शनिंग है, तो उसको भी अपने अंतर्गत ले ले, ताकि जो कि वो कोई भी किसी तरीके का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेशन करना चाह रही है तो यहाँ पर अनहिंडर्ड रहे, मतलब कि किसी तरीके की बाधा जो है ना वो ना आए। ओके, अपने हिसाब से अपने दायरे में वो काम करती रहे। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो भी म्यूनिसिपल बॉडी के अंदर भी आती हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर ले ले। ओके, लेकिन इसके अलावा जो बचा हुआ एरिया है ना, तो वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दे, तो उनको यहाँ पर दर्जा दे दिया जाए एज ए फुल स्टेट ऑफ दिल्ली, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो वहां पर बकायदा मुख्यमंत्री बैठे, बकायदा फिर एलजी नहीं बैठेगा, फिर उधर गवर्नर बैठेगा, अगर ये पूर्ण राज्य हो गया तो। जहां पर यूटीज वगैरह होती है तो वहां पर एलजी बैठते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, तो अभी क्या फर्क होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो इसी के चलते इस जो दिल्ली का जो बाकी का बचा हुआ सब उसको ट्रांसफर करें, तो फुल स्टेट ऑफ दिल्ली का दर्जा वहां पर दे, जहां पर जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, उसके पास सभी के सभी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। ओके, जो कि बाकी की जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होती हैं, तो फिर उसी हिसाब से वो काम करती रहे, तो फिर कोई टसल नहीं रहेगा बीच में। ओके, जैसे बीच में किसी भी तरीके का कोई भी, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टकराव बन ही जाता है अक्सर, तो वो चीजें नहीं होंगी। ओके, तो ये जो एरिया अभी हम बांटेंगे ना, तो इससे एक तरीके से ग्रेट डील इसको कहा जा रहा है ऑथर की तरफ से। ओके, तो बढ़िया तरीके से आप गवर्नेंस जो है वो कर सकते हो। ओके, तो एट प्रेजेंट जिस हिसाब से बात करें, जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, तो ये वो वाला एरिया जिसके आसपास जो ना प्रिंसिपल सीट्स रहती है पावर की। ओके, तो जैसे कहने का मतलब जैसे पार्लियामेंट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, नॉर्थ ब्लॉक हो गया, साउथ ब्लॉक हो गया। ओके, और इसके अलावा जो भी इसके संबंधित इनके संबंधित मिनिस्ट्रीज हैं। ओके, तो ये सारा का सारा एरिया ऐसा है जहां पर ये सभी जो है अलग अलग जो बॉडीज है वो काम करती है। ओके, इंस्टीट्यूशन जो है काम करते, तो ये वाला सारा का सारा एरिया जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले सकती है। ओके, तो इन्हीं को अपनी जो है नेशनल कैपिटल जो रीजन है वो बना सकती है।
और जो बाकी की दिल्ली है वो अलग से दिल्ली सरकार को दे सकती है बोला एरिया, तो उस एरिया को दिल्ली सरकार ही गवर्न करे और उसको जो है पूर्ण राज्य बना दिया जाए। और आखिर में ऑथर के द्वारा यही बात की जा रही है, अगर हम कंपैरिजन करें तो वॉशिंगटन डीसी जो है ये यूएसए की कैपिटल है, तो इसके पास जो पॉपुलेशन है वो 7 लाख की पॉपुलेशन है और जो एरिया है वो 177 स्क्वायर किलोमीटर है। और दिल्ली का जो एरिया है वो 1480 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो काफी ज्यादा है वॉशिंगटन डीसी के मुकाबले में। तो जिसके चलते यहाँ पर ऑथर बात करें कि यहाँ पर स्कोप है कि आप जो है कैपिटल टेरिटरी जो है वो जो है यहाँ पर उसको कार्व आउट कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो इस एरिया में से अलग से, और वो जो है वो वाला एरिया डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में उसको लिया जा सकता है। और दूसरा का जो बचा हुआ एरिया है ना, तो उसको आप जो है दिल्ली को दे सकते हो, तो उसको एक अलग राज्य बना के कि उसी की टेरिटरी रहेगी, तो वही दिल्ली गवर्नमेंट जो है वहां पर काम करेगी। तो जितनी जल्दी आप इसको लागू कर दोगे तो यहाँ पर उतना ही बढ़िया रहेगा सभी के कंसर्न के तहत। ओके, तो खास तौर पे अगर दिल्ली के लोगों की बात करें ना, तो उनके लिए यहाँ पर जो है फायदा रहेगा अगर इस तरीके से काम किया जाता है। तो काफी बढ़िया सोल्यूशन बताया है यहाँ पर ऑथर ने। जो टसल चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली के बीच में, तो उसका जो है ना सही तरीके से जो सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं एडिटोरियल नंबर 3। यहाँ पर बात कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। देयर शुड बी क्लियर रूल्स फॉर द मीडिया ऑन व्हाट कैन नॉट बी डन, नॉट ऑन व्हाट कैन और शुड बी डन। तो सिंपल सी बात की जा रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, जो मीडिया है सोशल मीडिया है तो इनके बारे में। ओके, तो क्या चीजें किनको करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में जो है क्लैरिटी की जो है होने की बात करेगी, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जैसे शुरुआत में बात करें, चाहे मीडिया चाहे सोशल मीडिया, दोनों को अगर हम इंक्लूड भी कर ले, तो यहाँ पर इफेक्टिवली ये डील यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्लेम होते हैं ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड ओपन पब्लिक इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये दोनों मुद्दों के ऊपर ये अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो है एक क्लैरिटी होनी चाहिए, तो ये चीज की समझ हो कि यहाँ पर पब्लिक क्या चीज है, तो ये प्राइवेट क्या चीज है। ओके, तो इसी के चलते बहुत सारी यहाँ पर धारणाएं ऐसी हैं, ओके, कि भले ही यहाँ पर जो पब्लिक और प्राइवेट जो है ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर थोड़े से दूर रहते हैं, मतलब सेम नहीं है अपने अगर अलग अलग एंड के हिसाब से अगर हम बात करें, लेकिन ये इकट्ठे काम कर सकते हैं, ता जो कि जो सिटीजनशिप की जो सही प्रैक्टिस है ना, ठीक है, तो उनको उनकी मदद करने के लिए जो आम लोग हैं, तो जैसे मीडिया जैसे संचालन करता है न्यूज का, तो उनका इम्पैक्ट पड़ता है आम लोगों के ऊपर। ओके, तो वो किस तरीके से काम करें, तो किस तरीके से सही इंफॉर्मेशन आगे पास करें, उसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। पब्लिक और प्राइवेट में क्या फर्क है, इसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि कोई जो है मनमानी नहीं कर सकता। ओके, तो अगर कोई मनमानी करता है, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, तो उसको हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, अगर हम यहाँ पर सही करने की बात करें कि किस तरीके से अगर मीडिया के साथ अगर हम डील करते हैं तो उसको करेक्ट कैसे करें, फैसला कैसे ले। ओके, तो बहुत सारे ऐसे ही हाउसेस हैं, जैसे मैं प्राइवेट की बात कर लूं तो पब्लिक की बात करूं, तो मनमानी चल जाती है दोनों के अलग अलग एरिया की अगर हम बात करें, लेकिन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो मसला कुछ और हो सकता है इसका। और इसी के चलते जो शुरुआत में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो सिटीजनशिप है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वोटिंग तक निर्धारित नहीं है कि यहाँ पर अगर किसी के पास सिटीजनशिप है तो उसको उसके पास एक तरीके से वोटिंग राइट आ गए। तो इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ पर बात करें कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रोविजंस निकल कर आती है। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की अगर बात करें, जैसे सबसे पहली बात आती है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की टू एवरीबॉडी, कि सबसे पास यहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग तरीकों से। तो जो इक्वालिटी है ना, यही स्टार्टिंग पॉइंट है, एक तरीके की यहाँ पर फाउंडेशन है हर एक इंडिविजुअल्स की, जो कि अलग अलग हो सकती है अलग अलग क्लास के हिसाब से। ओके, अलग अलग इंडिविजुअल के हिसाब से, जिस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल चूज करते हैं या कुछ भी हो। ओके, और बिल्कुल यहाँ पर यही जो है ना, ये एंड रिजल्ट निकल कर आता है अगर हम यहाँ पर इक्वालिटी की बात करें। तो इसी की यहाँ पर जरूरत है कि इसको भी यहाँ पर जो है क्लैरिफाई करना है कि यहाँ पर स्टेटस क्या होता है एक्चुअल में इक्वालिटी की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ली गई, जैसे प्राइमरी टू हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गया, ओके, नॉट पावर, ओके, प्रेस्टीज और वेल्थ। तो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर बात नहीं की गई कि इक्वालिटी यहाँ पर पावर के हिसाब से भी हो, या फिर प्रतिष्ठा के हिसाब से हो, या फिर जितना आपके पास पैसा उसके हिसाब से हो। तो बेसिकली इक्वालिटी किस हिसाब से यहाँ पर है, प्राइमरली टू हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओके, तो यही छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर मसले को समझने की कोशिश की जा रही है कि क्लैरिटी हो हर एक चीज के ऊपर। तो इक्वालिटी की अगर बात करें तो वो घर से ही शुरू होती है। तो अगर आप यहाँ पर इक्वालिटी का स्टेटस यहाँ पर बात करें कि शुरू कहाँ से होता है, तो वो घर से ही शुरू होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम क्लैरिफाई करें कि हमें क्या नहीं करना है। ओके, तो व्हाट कैन नॉट बी डन बाय एनीबॉडी, तो कितने भी चाहे लोग हो तो उनके द्वारा क्या काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज की परवाह किए बिना कि इस चीज की परवाह किए बिना कि आप कौन हो, ओके, या फिर वो कौन है,
ओके, तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो इक्वालिटी का मतलब ये चीज है। तो यहाँ पर जितने भी तरीके के यहाँ पर प्रोस्क्रिप्शंस निकल कर आती हैं, जिसका मतलब यहाँ पर होता है बहिष्कार, तो यहाँ पर वो प्रॉपरली डिफाइन करता है पब्लिक डोमेन में। ज्यादातर बातें जो होती है किस में डोमेन में होती है? पब्लिक डोमेन में होती हैं। तो अगर हम उसको यूनिवर्सली पूरे यहाँ पर भारतवर्ष में अगर अप्लाई करते हैं तो ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ सिटीजनशिप कन्फर्स एन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस रिगार्डलेस ऑफ बर्थ, क्रीड, मजहब। क्रीड का मतलब होता है आपका धर्म, ओके, क्लास और पावर। तो क्योंकि हमारा जो संविधान है ना, तो वो हमारी जो सिटीजनशिप है वो हमें राइट देती है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की, कि हम किस तरीके से आगे बढ़े। हम जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, चाहे बर्थ हो, चाहे आप किसी मजहब से बिलोंग कर रहे हो, चाहे चाहे आपके पास कोई भी पावर हो, ओके। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये जो बातें हैं ना, तो इनको भी हम रिस्पेक्ट करें, ओके। तो ये जो भी यहाँ पर पब्लिक का regime है उसको हम रेस्पेक्ट करें, और यहाँ पर इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के चलते उन्हीं के बीच में रहते रहते जो है यहाँ पर इक्वालिटी का स्टेटस की हम बात कर रहे हैं, इसमें जिस तरीके की भी हमें कंस्ट्रेंट्स रखी गई हैं, ओके। तो ऐसा नहीं है इक्वालिटी का मतलब कि हद से ही बाहर चले जाना है। जो जो दायरा रखा उसमें यहाँ पर रह के जो इक्वालिटी को हमने यहाँ पर उससे उसको प्रमोट करना है। तो अभी इंडिविजुअल्स जो लोग हैं तो अपनी प्राइवेट जो जिंदगी है ना, तो अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर सकती हैं, जी सकती हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर इक्वालिटी का स्टेटस है उसके जितने भी यहाँ पर उसके द्वारा कॉन्स्टेंट्स प्रोवाइड किए गए उसके उनके दायरे में रहकर। और इसी के चलते जो आगे बात करेंगे, जो प्राइवेट जोन होता है, जो इंडिविजुअल जोन होता है, तो वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। अपने अपने हिसाब से इंडिविजुअल जो है काम करते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, जितनी भी ऑप्शंस उनके सामने होती है, जो भी यहाँ पर पब्लिक हमें अलाउ करता है, जो यहाँ भी पब्लिक डोमेन हमें अलाउ करती है। तो यहाँ पर पब्लिक कहने का मतलब जिस तरीके से जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई थी ना इक्वालिटी की, बिल्कुल उस तरीके से, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, किस तरीके से हमें काम करना है। तो प्राइवेट जोन हमें उसी तरीके से हमें आगे बढ़ाते हैं, इंडिविजुअल आगे बढ़ते हैं। और इंडिविजुअल चॉइसेस होती हैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट होती हैं बाय रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द पब्लिक। जैसे भारतीय संविधान की भी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जैसे मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर लूं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब मैं जो मेरा मेरा हक है मैं बोलूंगा, मैं अपनी आवाज बुलंद करके बोलूंगा, लेकिन मतलब ये नहीं कि मैं गालियां देनी शुरू कर दूं, या फिर उसको इस तरीके से कमेंट करूं दूसरे को कि मैं ये कहूं कि मुझे तो आजादी है स्पीच की, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर बात करें कि इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस हैं जो इंडिविजुअल चॉइसेस के ऊपर, कि क्या चॉइस रखकर आपने जो है बोलना है, क्या मतलब क्या शब्द बोलने क्या नहीं बोलने। तो मैं जस्ट एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, ओके। और इसी के चलते अगर बात बात करें कि अगर ये वाला टेस्ट ये पास कर लेते हैं ना, जो कॉन्स्टेंट्स इनके ऊपर लगाई हैं, तभी जाकर आगे पता चलता है कि हाँ बिल्कुल सही दायरे में रहकर जो प्राइवेट बंदा जो है वो काम कर रहा है, इंडिविजुअल जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो फिर आने वाले समय में तो वो जो ना सही तरीके से बिना किसी रुकावट के जो ना एज ए सिटीजन जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, अपनी बातें जो है रख सकते हैं। सो इस चीज से यहाँ पर इस बात से यहाँ पर इस चीज की यहाँ पर क्लैरिफाई होता है, क्लैरिटी होती है कि जो पब्लिक और प्राइवेट है ना, तो यहाँ पर वो एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं और एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो है ना साथ बनाकर चलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपस में एक दूसरे से यहाँ पर लड़ाई में जैसे सर पटकने की बात करें तो ऐसा नहीं है जैसा कि सोचा जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच में ऐसा सिनेरियो रहता है, ऐसा नहीं है, ओके। तो इसी के चलते जब भी यहाँ पर कोई प्राइवेट बंदा अगर उसको यहाँ पर अपमानित किया जाता है तो बिल्कुल दोष उसका पब्लिक के ऊपर लगता है, अगर पब्लिक में होता है तो दोष उसका प्राइवेट के ऊपर लगता है। तो इस तरीके से भी सिनेरियो है। और इसी के चलते जो यहाँ पर ज्यादातर जो पॉपुलर एडिशन है, जो अनुवाद देखे गए हैं, तो यहाँ पर यही है कि जो पब्लिक और जो प्राइवेट है, ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर उनकी ना जो परिकल्पना की गई कि एक यहाँ पर आउटडोर वर्सेस इंडोर, ओके, एक मतलब बाहर के हैं और एक अंदर के हैं, और या फिर ऐसा कह दिया जाता है बिटवीन ओपन एंड सीक्रेट नॉलेज। एक के पास पब्लिक के पास सीक्रेट नॉलेज, दूसरे के पास ओपन नॉलेज। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका जो है ना लड़ाई चलती रहती है। तो इस तरीके का सिनेरियो दर्शाया गया है, ओके। तो बिल्कुल जो एग्जाम्पल के तौर पर आगे बात करेंगे, जैसे एक घर है, ओके, तो ये किसी एक का कासल नहीं होता, किसी एक का किला नहीं होता है। तो एज ए फैमिली मेंबर्स वो यहाँ पर एज ए सिटीजन के रूप में यहाँ पर रहते हैं, ओके, बिफोर दे वर वाइव्स एंड चिल्ड्रन, ओके। जब यहाँ पर वो ना पत्नियां थी किसी की, ना यहाँ पर किसी के बच्चे, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एक फैमिली की तरह वो रह रहे थे एक कासल में, एक घर में। और इसी के चलते, इसी रीजन के चलते अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, तो वो कोई प्राइवेट नहीं है, वो प्राइवेट इशू नहीं है, ओके। तो अभी वो पब्लिक कंसर्न का मैटर बन गया। तो ये इस तरीके से बातें रख रहे हैं ऑथर, अपनी प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कोई जो फर्क है ना उसको समझाने की कोशिश की जा रही है ऑथर की तरफ से। तो आगे यहाँ पर बात करें कि एक बार जब हम क्लियर हो जाए ना कि क्या फर्क है, क्या भेद है पब्लिक और प्राइवेट के बीच में, तो उसी उसी कंसर्न को फिर आगे जो है उसी एप्लीकेशन को हम मीडिया में अब यहाँ पर जो है लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं, ताकि जो हमारा मीडिया भी है ना, तो वो वहां पर भी जो है इमीडिएटली ट्रांसपेरेंसी आए कि क्या काम वो कर रहे हैं, क्या काम उनको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पता चलता रहे। आम जो लोग हैं उनको उन तक यहाँ पर अप्रोच जो वो पहुंचती रहे,
ओके। तो आगे बात करें कि जो पब्लिक नाउ कंप्राइजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट कैन नॉट बी पब्लिश्ड और ब्रॉडकास्ट बाय एनीबॉडी। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है कि अगर पब्लिक डोमेन के हिसाब से बात करें ना, तो अगर समझ आनी शुरू हो जाए यहाँ पर मीडिया हाउसेस को भी कि क्या चीज हमने दिखानी है, क्या चीज नहीं दिखानी है, चाहे कोई भी ब्रॉडकास्टर है। ओके, तो इसके चलते हमें यहाँ पर फोकस करना होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे ना, तो ये भी हमें यहाँ पर उसका ध्यान रखकर चलना है विद इन दीज कंस्ट्रेंट्स, मतलब जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनका उनके दरमियान आगे बढ़ना है। ओके, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ऐसा नहीं है कि मीडिया हाउसेस वाले जो मर्जी मन में आए बोलते जाएं और इस बात का ख्याल ही ना रखें कि पब्लिक डोमेन में क्या इंटेंशन जारी है। तो एट द सेम टाइम, इवन इफ सर्टेन मीडिया आइटम्स अपीयर टेस्टलेस और वर्गर, सो सम दे कैनॉट बी बैंड इफ दे पास द टेस्ट ऑफ द पब्लिक। ओके, तो देखो पब्लिक की ही बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है। अगर कोई ऐसी चीज पाई जाती है कि कोई मीडिया हाउस है इस तरीके से बातें कर रहा है, डिबेट इस तरीके से कर रहा है कि जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। ओके, और इसके अलावा वल्गर बातें यहाँ पर की जा रही। ओके, कुछ हद तक तो एक बार वो पब्लिक टेस्ट पास करके ना उनको पता चल जाएगा कि क्या डिमांड है। ओके, तो उनको फिर बैन करने की हमें जरूरत नहीं है। तो पब्लिक टेस्ट करने का मतलब जब वो लोगों में अपनी बात रखेंगे, अगर सपोज करो कोई मीडिया चैनल अपनी बात ही कर रहा है, नहीं पसंद आया तो लोग चैनल ही बदल देंगे। ओके, तो इस तरीके से पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो पब्लिक खुद से सिखा देती है। ओके, तो इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट के बीच में यहाँ पर जो संदर्भ बनाने की कोशिश की गई है। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट डोमेन को अगर अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करें। तो यहाँ पर एग्जांपल ली गई स्पोर्ट्स की, तो बिल्कुल एक तरीके से समानता है। अब अगर हम बात करें क्रिकेट की, फुटबॉल की या हॉकी की, तो ये सब चीजें अच्छे से क्लैरिफाई कर सकती हैं इस मुद्दे को जिस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ऑथर। तो पहली बात यहाँ पर बात करें कि ये सभी के सभी यहाँ पर एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है। ओके, तो यहाँ पर स्पोर्ट के दायरे में से ये निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी का कोई फेवरेट नहीं है, सभी इक्वल है। ओके, तो ऑल आर इक्वल है। तो यही जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप सही तरीके से अगर आगे बढ़ना चाह रहे तो पहले तो ये धारणा अपने मन में बैठा लीजिए कि सभी, किसी का कोई फेवरेट नहीं है, सभी इक्वल है। ओके, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है एज एन सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के मामले में भी ऐसा ही होता है कि सभी के पास सिटीजनशिप है, सभी इक्वल है। ओके, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को सिटीजनशिप या जहाँ उसका धर्म देकर दी गई है, जहाँ पर किसी की जात देकर दी गई है, तो ऐसा नहीं है ना। तो बिल्कुल अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो वहां पर जो रेफरी है, जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है, तो बाकी की जो फुटबॉल हो गया वहां पर रेफरी होता है, मैच रेफरी होता है, तो वो कभी पार्शियल नहीं हो सकता। ओके, तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो विसल तभी ब्लो होगी जब यहाँ पर कोई फॉल कमिट हुआ, किसी के द्वारा गलती की गई है। अगर फुटबॉल में किसी प्लेयर ने किसी को यहाँ पर चोट लगा दी, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई फॉल हुआ, तभी जो है ना यहाँ पर विसल ब्लो होगी रेफरी की। तो ये यहाँ पर इस तरीके से अगर बात करें कि ये ब्रिलियंसी जो निकल कर आती है ना, तो इसी तरीके से निकल कर आती है। तो तभी यहाँ पर विसल नहीं कर देनी जब यहाँ पर अच्छे तरीके से किसी ने खेला है, अच्छे तरीके से जो है प्लेयर फुटबॉल को जो है आगे लेकर जा रहा है गोल पोस्ट तक, या फिर किसी क्रिकेटर ने अच्छा कवर ड्राइव खेला है, तो तब यहाँ पर जो है ना इस मामले में अगर बढ़िया तरीके से रूल को फॉलो करते हुए अगर काम किया, तो तब रेफरी यहाँ पर विसल नहीं कर सकता है। ओके, तो ब्रिलियंस जो है ना वो आती है जो रूल्स के अंतर्गत अगर हम काम करें, फंक्शन करें, तभी जो रेफरी का जो कर्तव्य था उसने अपना कर्तव्य निभाया। ओके, अगर वो कर्तव्य नहीं निभाता, पार्शियलिटी करता, तब यहाँ पर गलत बात होती। ओके, तो ये अभी क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पब्लिक डोमेन में यहाँ पर जो पब्लिक चाह रही है ना, तो उसके जो रूल्स बने हुए हैं, तो उसके डोमेन में यहाँ पर वो काम कर रहा है। ओके, और इसी के चलते अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया को एक तरीके से मसाज यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जैसे बात करें कि आओ जरा सोचो इसके बारे में, तो मीडिया की जो एक्सेलेंस है ना, तो वो भी इंडिविजुअल से जो है आ सकती है। तो प्राइवेट एक्सप्लोरेशन जो है चॉइसेस का, ओके, तो उनको जो हम लिमिट कर सकते हैं, तो लिमिट किसके द्वारा की जा सकती है? पब्लिक के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल ली गई है वाटर गेट स्कैंडल इन द यूएस। तो ये 1972 में ये स्कैंडल हुआ था। उस समय रिचर्ड निक्सन की सरकार थी, वो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस समय। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी उनको लगा दिया, जो इन्हीं के यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर्स थे उन्हीं की पड़ताल करने के लिए। ओके, तो ये हालांकि पब्लिक डोमेन में अगर बात करें तो ये बातें सही नहीं है। ओके, लेकिन ये किया गया बाद में, जब इनके ऊपर इम्पीचमेंट का जब चार्ज लगा, बाद में इनको रेजिग्नेशन भी देना पड़ा, जो उस समय ये यूएस के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। ओके, तो इसी के एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात करें कि कैसे जो प्राइवेट डिसीजन है ना, जो फुल अवेयरनेस से यहाँ पर लिए जाते हैं। ओके, अवेयरनेस ऑफ द प्रोफेशनल एंड पब्लिक कंडक्ट रूल्स ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग। ओके, तो उस समय पर भी जिन्होंने रिपोर्ट किया था, जो जर्नलिस्ट थे, तो उन्हीं की बदौलत जो था सही तरीके से काम किया, सही, तो तभी जो था ये चीज बाहर आ पाई, तभी ये स्कैंडल जो था बाहर आ पाया। ओके, तो ये इंडिविजुअल लेवल से ही जो है ना एक्सलेंस निकल कर आती है हमेशा। अगर मीडिया के कंसर्न से भी अगर हम बात करें, अगर एक आम बंदा अगर कोई जर्नलिस्ट खुद से क्या सोच रहा है, दिल में क्या भावना है, ओके,
क्या सच्चाई के ऊपर जो यहाँ पर जो रूल्स कह रहे हैं उसके हिसाब से काम करना है, या फिर अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करना है? ओके, जो सच भी बोल दो या झूठ भी बोल दो। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये इस तरीके का एक स्कूप है। ओके, जो यहाँ पर जो जिस जिस तरीके से भी हम यहाँ पर जा रहे, अगर रूल्स को ब्रेक करते हैं ना, तो यहाँ पर वो बात रह जाती है कि पुअर रिपोर्टिंग हो रही है, जो कि अभी आज के दौर पर भारत में चल रहा है। तो भारत में खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उसका आप अंदेशा देख ही सकते हो। ओके, तो बिल्कुल एक तरीके से खोखले हो चुके हैं सारे। तो स्पोर्ट्स में भी यहाँ पर विदाउट रूल जो है ना, कोई भी सुनील गावस्कर नहीं निकल कर आएगा, कोई भी माइकल जॉर्डन नहीं निकल कर आएगा। तो अगर मीडिया के कंसर्न की भी बात करें, तो अगर सही तरीके से रूल्स के हिसाब से, पब्लिक डोमेन के हिसाब से ये काम नहीं करेंगे, तो सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी, पुअर रिपोर्टिंग होगी। तो इसी के चलते जो मीडिया वर्क की यहाँ पर बात करें, उसके अलावा और जो यहाँ पर बात, देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ रूल्स ऑफ व्हाट कैन नॉट बी डन। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि क्या नहीं हो सकता है। ओके, दूसरा है क्या नहीं करना है, और तीसरा है कि क्या करना है। तो इन सभी बातों की क्लैरिटी जो होनी है ना, वो बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रेफरी की बात करें कि रेफरी तभी सीटी बजाएगा। और जैसे यहाँ पर मीडिया की बात करें कि मीडिया जब भी यहाँ पर आउटलेट लेकर आ रहा है ना, अपनी कोई भी बात लेकर आ रहा है, कोई भी चीज छाप रहा है, तो वो विद प्रूफ छापे। ओके, तो अगर विद प्रूफ नहीं है, तो फिर रेफरी जो है ना विसल बजाएगा। ओके, कि आप जो है ना आपने फॉल किया है। तो यही यही बातें होती हैं, अक्सर ये बातें होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ खबर चलाने के चलते ही मीडिया क्या करता है, कोई भी खबर हो ना, बस ये देखता है कि पब्लिक डोमेन में ये वायरल हो जाएगी, तो उसको चला दिया जाता है। तो उसका पीछे कोई प्रूफ भी नहीं देखा जाता। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर विदाउट प्रूफ अगर आएगा, तो रेफरी सीटी बजाएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें, माई पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर सेल्फिश गेन, मतलब कि किसी की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, तो अपने यहाँ पर फायदे के लिए, कि बस न्यूज चैनल में हमारी खबर चल जाएगी, उसको ही है ना, मतलब ज्यादा से यहाँ पर लीक कर दिया जाता है, या कह दो कि ढिंडोरा पीटा जाता है। जैसे आप देखो सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जो भी यहाँ पर जिनके ऊपर दोष लगाया गया था कि इनकी वजह से डेथ हुई है, तो उनके बारे में किस तरीके से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की धज्जियां उड़ाई गई। ओके, तो इस तरीके की यहाँ पर बातें की जा रही है। तो इसके अलावा जैसे कई बार ऐसा भी होता है ना, जो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, तो स्टिंग ऑपरेशन करना, इसको भी यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये पर्सनल जिंदगियां को आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ओके, बाहर में तो पब्लिक ये डिमांड नहीं कर रही है। ओके, तो उनको आप डिफेंड नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये बातें ध्यान में रखने योग्य है। तो यह इस तरीके से हमें काम नहीं करना है। तो हालांकि इसी सिचुएशन में अभी काम हो रहा है, और इसी के चलते जो आखिर में बात की जा रही है कि कोई भी यहाँ पर अगर न्यूज आइटम है, जो न्यूज आपके सामने पेश की जा रही है, या फिर एडिटोरियल आपके सामने पढ़ा है, अखबार में आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो के, तो जिस भी तरीके की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से होती है, तो ये अगर सही तरीके से पब्लिक नॉर्म्स को ओबे कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब इनके ऊपर यहाँ पर सेंसर हो जाता है ना, कहने का मतलब कि कहा दिया जाता है कि कौन सी खबर दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है। अगर एडिटोरियल छापा है अखबार में, किसके फेवर में छापना है, तो इसको हम बोलते हैं सेंसर करना। मतलब कि जैसे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, उसके तहत नहीं बोला जा रहा, यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है आपको कि आपने सिर्फ यही लिखना है, और आपको सिर्फ यही बात करनी है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर पढ़ रहे हो। ओके, तो इस तरीके से अगर बात करें कि ये बिल्कुल उस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी कि कोई रेफरी है, वो यहाँ पर डिसअलाउ कर रहा है कि यहाँ पर जो कानून है, जो रूल है ना, उनको नहीं मानना है। उनको उनको बिना माने जो रेफरी की मर्जी है, सिर्फ वही करना है। ओके, तो ये बात यहाँ पर कंपैरिजन जो किया जा रहा है इस तरीके से, तो इन्हीं सर्कमस्टांसेस में जो पब्लिक रिएक्शन है ना, तो वो होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जब यहाँ पर रेफरी जो है ना पार्शली काम कर रहा हो, तो यहाँ पर जो पब्लिक रिएक्शन उस समय होगी ग्राउंड में, जो यहाँ पर क्रिकेट का जैसे मैच चल रहा है, तो यहाँ पर अंपायर जो है अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो पब्लिक रिएक्शन जो होगी, बिल्कुल इस तरीके से आपकी रिएक्शन होनी चाहिए मीडिया के कंसर्न में भी। तो यहाँ पर ये बातें रखी जा रही है, तो पब्लिक टू जो है ना, उनको भी यहाँ पर थ्रेटन किया जा सकता है। जब कोई मोटिवेटर या फिर जो पावरफुल पीपल है ना, तो यहाँ पर अपनी तरीके से यहाँ पर काम करवाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर वो कर अंपायर को बुल कर सकते हैं। कहने का मतलब अपनी मनमर्जी बनवा सकते हैं। तो उसी तरीके से मीडिया आउटलेट में भी ये चीज होती है। ओके, तो यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर जो अल्टर करने की यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिससे जिस तरीके से जो आउटकम निकल कर आएगी, वो कुछ और ही होगी। जो मतलब असल मायने में कोई एक जर्नलिस्ट कहना चाह रहा था, वो नहीं पहुंची, कुछ और ही चीज आपके पास पहुंच गई। तो इसमें जो पब्लिक रिएक्शन है ना, वो भी मस्ट है, तो उनको भी यहाँ पर समझना होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस एडिटोरियल में की गई हैं ऑथर के द्वारा। तो राइटर जो है वो फॉर्मर प्रोफेसर है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात करें कर्ब योर ओवर एंथुसियाज्म। तो कहने का मतलब जो उत्साह आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करो। तो कहने का मतलब क्या है, तो अभी ग्लोबल सेंटीमेंट क्या निकल कर आ रहा है पूरे वर्ल्ड में ना, एक के बाद एक जो यहाँ पर बिग टेक कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनी जैसे यहाँ पर फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया,
तो इनको वश में करने की यहाँ पर बात की जाए तो उसी के रास्ते पर आगे जो है चल रहे हैं जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं दुनिया के वो। तो स्टार्टिंग में अभी एक डिकेड से ज्यादा समय हो गया, 10 साल से ऊपर का समय हो गया कि जब से यहाँ पर बिग टेक का यहाँ पर पूरा एरा शुरू हुआ है, पूरा एक समय काल इनका शुरू हुआ है। तो अभी जो रेगुलेटर्स है पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ पर जो सरकारें हैं खासतौर पर अगर हम बात करें, तो अभी भी ये जूझ रही हैं, ग्रैपल कर रही हैं कि जो कंसर्न अभी तक अराइज हो रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में हर एक दिन जो लोगों की जिंदगियां में जो कंसर्न निकल कर आने, जैसे यहाँ पर बात करें डाटा प्रोटेक्शन की, टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब ये सब बातें की जाती हैं। ओके, तो भारत भी हमेशा बात करता रहा डाटा प्रोटेक्शन के बारे में कि जो जैसे फेसबुक का डाटा है ना, तो उसको आप भारत में ही स्टोर करो। तो अभी जो भी जैसे आप गूगल पे कुछ चीज सर्च करते हो या फेसबुक पे कुछ चीज अपलोड करते हो, तो वो डाटा सारा का सारा अमेरिका में स्टोर हो रहा है। तो ये डाटा के प्रोटेक्शन के कंसर्न के रिलेटेड भी हर एक देश की सरकारें जो है बातें करती रहती हैं। इसके अलावा जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती हैं, बड़े बड़े ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, फेसबुक गूगल हो गया, तो उनके बारे में भी अभी भी जूझ रही है कि कैसे इनका हल निकाला जाए। और इसी के चलते ऑथर बात करें कि जो अर्जेंसी दिखाई जा रही है गवर्नमेंट एक्शन में, कि ये कैसे हम अपने कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करके चले, उसको कोई नुकसान ना हो, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। तो ये अंडरस्टैंडेबल है, अच्छी बात है। ओके, तो ये अभी ये सही बात है कि क्रूशियल समय है कि हम विचार करें और जिस तरीके की यहाँ पर संगति है, ओके, उसके ऊपर फोकस करें कि किस तरीके से रेगुलेटरी मेजर्स हम निकाल सकते हैं। तो ज्यादातर जो मेजर निकाले गए हैं रेगुलेटर्स के द्वारा इन इश्यूज को एड्रेस करने के तहत, तो यहाँ पर जैसे एक्स एंटी रेगुलेशन हो गया और एंटी ट्रस्ट इन्फोर्समेंट हो गया, तो ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कि यहाँ पर सही तरीके से काम हुआ नहीं है, ओके, जिनके बारे में सही तरीके से सर्च नहीं की गई। तो जैसे जा तो ये जितने मेजर्स यहाँ पर निकाले गए या तो फेल हो गए, और तो यहाँ पर वो सर्व ही नहीं कर पाए जिस यहाँ पर पर्पस के लिए वो बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो मसला निकल कर आया, जो रिजल्ट निकल कर आया, वो था यहाँ पर कि नुकसान हुआ, यहाँ पर कोई फायदा देखने को नहीं मिला। तो अगर हम बात करें एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट की, तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी गूगल और फेसबुक के खिलाफ जो ना एंटी ट्रस्ट यहाँ पर केस चला रही है। मतलब कि एंटी ट्रस्ट का मतलब होता है जैसे यहाँ पर हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, तो उसका काम होता है कि कंपटीशन में अगर कोई किसी तरीके की अवमानना कर रहा है, मतलब कि कोई नई कंपनी उभर के सामने आना चाह रही है, तो बड़ी कंपनी उसको उभरने ही नहीं दे रही, इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है। तो इस ऐसी सिचुएशन को ही हम एंटी ट्रस्ट यहाँ पर कहते हैं। तो अमेरिका में जो यूरोपियन कंट्रीज है, तो वहां पर इस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। तो जहां पर जो उनके रेगुलेटर्स होते हैं फिर पड़ताल बैठाते हैं। तो अभी हाल ही में फेसबुक के ऊपर पड़ताल बैठाई गई, कल हमने न्यूज पढ़ी थी। ओके, तो यूरोपियन यूनियन के यहाँ पर कुछ कंट्रीज है जिनके द्वारा काम किया जाएगा कि ये ना अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, जो नया प्लेयर है उसको आगे उभरने नहीं देने जा रहे हैं। तो वह इस तरीके से यहाँ पर जो है ना अपने कंज्यूमर्स को लुभा रहे हैं। तो इस तरीके से अब ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो जैसे जर्मनी ने हाल ही में कुछ नए रूल्स अपने यहाँ इंप्लीमेंट किए थे, तो उसी को फॉलो करते हुए भारत ने भी नई प्रोविजंस लेकर आया सोशल मीडिया सेंसरशिप के बारे में। जैसे हाल ही में नए रूल्स आए थे 25 फरवरी को, जिनको लॉन्च किया गया, जिनका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो ये यहाँ पर मेजर पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी ये बन गया है, ये वाला जो अभी नए रूल्स लेकर आए हैं। और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ मिसचीवियस कंटेंट, कहने का मतलब कि जिसने भी कोई फेक न्यूज चलाई होगी ना, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, तो उसको ओरिजिनेटर ढूंढना है, मतलब कि शुरुआत किसने की थी। एक तो होता ना कि आपके पास न्यूज पहुंची तो आपने आगे फॉरवर्ड कर दी, तो फिर न्यूज आगे वायरल होती जाती है। शुरुआत किसने की थी, अगर वो कोई फेक न्यूज है या फिर खराब न्यूज है, तो उसको ढूंढना है। तो अभी यही ना कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन चुका है। तो अभी इसलिए इसके लिए क्या करना होगा, जो सोशल मीडिया कंपनीज है ना, उनको एंड टू एंड जो एनक्रिप्शन होती है उसको तोड़ना होगा। तो जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप वीडियो कॉल करते हैं ना, तो ऊपर सीधे लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो आपके सामने जो है व्हाट्सएप आपकी सच्चाई बताना चाह रहा होता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब है जिसको भी आप फोन कॉल कर रहे हो, जिससे भी वीडियो चैट कर रहे हो, बस उसके और आपके बीच में बातें हैं। यहाँ पर तीसरा कोई नहीं सुन रहा, आपकी प्राइवेसी जो है ना उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। तो ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हमने ओरिजिनेटर ढूंढना शुरू कर दिया ना कि किसने मैसेज शुरू में डाला था, तो उसके चलते हमें ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन तोड़नी पड़ेगी। तो फिर हमें जो प्राइवेसी है ना यूजर्स की, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इससे आने वाले समय में जो हमने एक तरीके से जिसको क्योर बनाना था ना, तो वो बीमारी से भी बदतर बन जाएगा वो चीज। ओके, जिस चीज को हमने इलाज के लिए ढूंढा, ये तो एक तरीके का इलाज ढूंढा गया ना कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो यहाँ पर स्टार्टिंग में फेक न्यूज किसने डाली। लेकिन उसका इलाज ढूंढते ढूंढते खुद ही यहाँ पर बीमारी न बन जाए। तो ये बात और यहाँ पर ऑथर की तरफ से की जा रही है। तो कुछ यहाँ पर पॉलिसीज जो है राइज हुई हैं फ्रॉम द प्रोटेक्शनिस्ट माइंडसेट, मतलब कि प्रोटेक्शन करके चलनी है। तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं चल रहा, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर बात करें, जैसे अगर हम इंडिया की भी बात करें, तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक ब्रिक और मोर्टार रिटेलर्स हैं, मतलब जो इस दायरे में काम करते हैं, जो ईंटें होती हैं या फिर जो यहाँ पर सीमेंट बजरी वगैरह होती है, तो अभी ये थ्रेटन किए जा रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि थ्रेटन किया जा रहा है कि इनके द्वारा, अमेजोन के द्वारा, या फिर जो वॉलमार्ट बैग फ्लिपकार्ट है उसके द्वारा। तो इसी चीज के चलते यहाँ पर
डोमेस्टिक प्लेयर्स को सेफगार्ड करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्या किया था, हाल ही में जो एफडीआई पॉलिसी थी उसमें चेंज किया था, ओके, रिवाइज किया था उसको। तो जिससे यहाँ पर पता चलता है, सिग्नल आता है कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चितता है पॉलिसी में, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनिश्चितता है, ओके। और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज हो रही है, तो इस तरीके से भी यहाँ पर बातें रखी जा रही है। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ना जो एफडीआई एक्ट है उसके उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके वहां पर जो एफडीआई स्टेक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्टेक है, उसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। वो कौन से फील्ड में किया गया, उस क्वेश्चन का आंसर करें। और अगर आगे बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की बात करें तो ये भी पूरे दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया है, जिसमें अब बात करें कि जो न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड, तो ये कोड इन्होंने पास किया जिससे कि यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे गूगल, अमेजोन या फिर फेसबुक जैसे प्लेयर हैं, तो उनको अभी पे करना होगा जितने भी न्यूज पब्लिशर होंगे ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो अभी इन्होंने ट्रीटीज वगैरह भी साइन किए हैं, फेसबुक वालों ने, गूगल वालों ने, अलग अलग जो न्यूज पब्लिशर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी कंटेंट अपीयर किया जाएगा इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो अगर उनके ऊपर कोई एड आएगी, एडवर्टीजमेंट आएगी, तो उसका अच्छा खासा शेयर जो है ना इन न्यूज पब्लिशर को दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही मेहनत की है न्यूज को यहाँ पर कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पर पहले इन्होंने अपनी पब्लिकेशन में छापा, तो उसी को उठाकर फेसबुक और गूगल वाले जो है अपने यहाँ चला रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो और भी बड़ी इकोनॉमीज है, जैसे यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया और इंडिया हो गया, तो वो भी इसी सूट को भी फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये भी इस तरीके का लॉ जो है अपने अपने देशों में पास कर दें। ओके, तो इससे यहाँ पर ऑथर बात करें कि ऐसे अगर पॉलिसी मेजर्स लेकर चलेंगे तो यहाँ पर इनएफिशिएंसीज में भी राइज आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर जोसेफ स्टम्पटर की यहाँ पर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर वो सजेस्ट करती है कि ओवर द टाइम न्यूअर एंड बेटर इनोवेशंस विल कंटिन्यू टू ड्राइव आउट वर्स वन। तो कहने का मतलब कि समय के हिसाब से जब समय आगे बढ़ता है तो नहीं, जब बेटर इनोवेशन किसी तरीके से आती है तो पुरानी निकल जाती है, तो पुरानी खुद ना खुद जो है पीछे हट जाती है। तो जैसे यहाँ पर हॉर्स ड्रॉन बगी की बात कर रहे हैं, जैसे पुराने समय में गाड़ियां चल रही थी, बगी टाइप गाड़ियां होती थी, तो उनको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया हेनरी फोर्ड मॉडल टी ऑटोमोबाइल के द्वारा। तो इस तरीके से एग्जांपल ले रहे हैं कि जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी खुद ना खुद जो है चली जाती है। जैसे आप मोबाइल फोन की एग्जांपल ले लो, पहले कीपैड वाले फोन होते थे, तो अभी टच स्क्रीन वाले आ गए, तो खुद ना खुद ही वो साइड पे हो गए जब नई टेक्नोलॉजी आई। सो इसी के चलते यहाँ पर जो कंज्यूमर के बेनिफिट है, तो ठीक है, तो जैसे ही बेनिफिट बढ़ेगा तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है आपका व्यापार चलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर जो आज की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ओके, तो यहाँ पर वो कंज्यूमर अटेंशन जो है वो ग्रैब कर रही है, ओके, तो रिप्लेस कर रही है जो ट्रेडिशनल बिजनेस इकोसिस्टम था उसको। और अभी इसी के चलते जो प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर उसकी अगर हम बेल आउट की बात करें, तो इससे आने वाले समय में यहाँ पर ना इनएफिशिएंसी जो है ना उसकी और हम बढ़ावा देंगे। तो बेल आउट कहने का मतलब कि उनकी चलते हुए काम में इस तरीके से यहाँ पर अड़चने डालनी, मतलब वो काम जो है ना बिगड़ना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो इनएफिशिएंसी की ओर आगे बढ़ता जाएगा। हालांकि हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है उसको मॉडिफाई करें, उसके बिजनेस मॉडल को मॉडिफाई करें, जो कि इस तरीके से चेंज किया जाए कि जो यहाँ पर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं, जहाँ जिस तरीके से उनकी डिमांड है उस तरीके से वो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करे और आगे बढ़े। तो इसी के चलते यही बात को यहाँ पर बात करें कि अगर ऐसी चीजें जबरदस्ती इंप्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर स्टंट हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को भी, क्योंकि जबरदस्ती अगर हम ऐसा काम करते हैं तो ओके, जैसे हमने अभी एग्जांपल ली थी, जैसे रूल्स निकाले गए कि आपने जो पहला वाला जो यहाँ पर जिसने न्यूज डाली है, कोई भी गलत न्यूज डाली है, तो उसको आइडेंटिफाई करें। तो इसी के चलते यहाँ पर जो जबरदस्ती हम पेनल्टीज या जबरदस्ती कोई बातें कहेंगे तो उसी के चलते टेक्नोलॉजी में भी हरासमेंट हो सकती है, तो यहाँ पर इनएफिशिएंसी हो सकती है, ऑथर का यहाँ पर कहना है। और इसी के चलते अगर एंटी रेगुलेशंस की बात करें, जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, तो अभी एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट एक्शन जो है वो फेस कर रही हैं सेवरल कंट्रीज में। जैसे मैंने यूरोपियन यूनियन की बात करी, वहां पर कुछ कंपनीज के और तो ऊपर तो ह्यूज पेनल्टीज भी लगाई गई हैं। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर रेमेडीज भी उनको कहा गया है कि कोई ना कोई यहाँ पर जो है ना जो भी गलत आपने प्रैक्टिसेस की उसको सही करो। ओके, तो उसके अलावा जो है जो गलत हुआ उसके रिगार्डिंग फाइन भी दो, तो फाइन भी काफी बड़ा लगाया जा रहा है। और इसी के चलते जो आखिर में बात की जा रही है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है या फिर रेगुलेटर्स है, तो वो भी उनको सतर्क रहना होगा कि जो भी इनकी यहाँ पर डिसीजन होंगे उनका क्या नतीजा निकल सकता है आने वाले समय में। अगर हम ज्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग के तहत यहाँ पर काम करेंगे ना, तो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है ना, तो उसकी जो ग्रोथ है वो दब सकती है, जो यहाँ पर जिस बड़े पैमाने पे वो बढ़ सकती है तो उसमें रुकावट देखने को मिल सकती है। तो सर्टेन इश्यूज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है कि अब एड्रेस करो, रिक्वायरिंग रेगुलेटरी ओवरसाइट, तो ये सब चीजें सही है, ओवरसाइट करो, निगरानी बनाकर रखो, लेकिन ओवर रेगुलेशन मत करो। ओके, तो अगर ओवर रेगुलेशन कर दोगे
ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस हो जाएगा। तो ये अननेसेसरी कॉम्प्लायंस मतलब किसी तरीके का यहाँ पर सही तरीके से अनुपालना नहीं हो पाएगी अगर आप ओवर रेगुलेशन करोगे। जैसे आप कुछ बातें ऐसे हुई हैं, जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी पालना ना हो। ओके, क्योंकि अगर इसका सोल्यूशन निकाले तो व्हाट्सएप भी बोल चुका है कि अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो यूजर की प्राइवेसी जाना तय है। ओके, तो इसी तरीके से ऐसे ही काम मत करो जिससे यहाँ पर वेस्ट ऑफ टाइम हो, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो। तो यहाँ पर डाइवर्ट मत करो जो इंडस्ट्रीज है उनको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फोकस से हटाकर उनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप फोकस बोल दो कि आप सिर्फ सर्विसेज के ऊपर यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। तो इससे यहाँ पर जो स्पिरिट है, ओके, सिर्फ यहाँ पर किसी बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर और भी जो नए स्टार्टअप निकल कर आ रहे हैं, जैसे भारत में भी बहुत सारे स्टार्टअप निकल कर आ रहे हैं। ओके, तो जो इनोवेशन की तरफ उनका झुकाव है ना, वो यहाँ पर इनोवेशन से हटकर सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के ऊपर हो जाएगा, तो ये बातें सही नहीं रहेंगी। तो जैसे डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना उसको क्रिएट किया जाए, खासतौर पर डोमेस्टिक कंपनीज है या फिर फॉरेन कंपनीज है उनके लिए। और जो रेगुलेशंस हैं और यहाँ पर तो जो इम्प्लीकेशन जो होगी ना, उनको सही तरीके से सोच समझ कर जो हमें बनाना होगा। जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है उनकी भी यहाँ पर कंसिडरेशन लेनी, जो यहाँ पर कंपनी काम कर रही है उसके उससे भी हमने जो है ना सलाह मशवरा करना है। ओके, तो अभी चाहिए क्या, अभी चाहिए यही है कि यहाँ पर फ्रेश अप्रोच लगानी है, खासतौर पर जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनकी रेगुलेशन के मामले में। और जो यहाँ पर निष्पक्ष माइंडसेट है ना वो रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी के पक्ष में काम करना है। ऐसा ना करें कि डोमेस्टिक कंपनी उसके पक्ष में काम करती है, अगर फॉरेन कंपनी है उसको तो उसको साइड पे कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी स्टार्ट करना होगा, रिव्यू करना होगा ईच ऑफ द पॉलिसीज गवर्निंग डिजिटल मार्केट्स, followed by the creation of framework for continuing constructive dialogue with market players। तो उनके साथ भी कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करके हमें उस एक बढ़िया जो है फ्रेमवर्क क्रिएट करना होगा, उसी के पैमाने पर जो है हमें आगे बढ़ना होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो यहाँ पर बात है एसएटी क्वेश्चन सेबी ऑर्डर्स इन व्हाट्सएप लीक केस। ओके, तो यहाँ पर देखो ये सैड क्या चीज है, इसका मतलब है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो देखो ये भी ना, यहाँ पर भी अगर केस वगैरह यहाँ पर फाइल होता है तो वर्डिक्ट आता है, खासतौर पर अगर हम यहाँ पर जो ट्रेड होता है हमारी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उसके रिगार्डिंग। तो अभी मसला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हुई है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो यहाँ पर उसी का केस जो है यहाँ पर सेबी के द्वारा, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्हीं के द्वारा केस यहाँ पर दायर किया गया था, जो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल है वहां पर। तो उसी का वर्डिक्ट दिया गया है एसएटी के द्वारा। तो जो भी यहाँ पर केस फाइल किया था सभी यहाँ पर केस खारिज कर दिए गए हैं एसएटी के द्वारा, जो भी यहाँ पर सेबी ने फाइल किए थे। तो यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग की बात की, तो इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी या स्टॉक मार्केट में कोई भी यहाँ पर काम हो रहा है, तो यहाँ पर कंपनी की अंदर वाली इंफॉर्मेशन जो है ना, ठीक है, तो वो यहाँ पर उनकी जो टिप्स है ना वो दे देनी दूसरे को, जो कि आने वाले समय में दूसरे का फायदा हो। ओके, तो इस तरीके ने सेबी ने एक केस दायर किया था जिसमें यहाँ पर उसने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर की थी कि यहाँ पर लीक किए गए हैं कुछ यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो यहाँ पर 12 कंपनीज हैं, तो उनको टिप्स दी गई हैं कि इस तरीके से आप काम करो। तो लेकिन एसआईटी ने ये बात बोली है कि अगर कोई किसी टिप्स को आगे फॉरवर्ड कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की, अंदर वाली इन्फॉर्मेशन दूसरे को दे दी है। तो ट्रिब्यूनल ने इन बातों के ऊपर पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पर जो टिप्स का ऐसे होना, तो यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर सच्ची हो सकती है लेकिन सारी यहाँ पर सच्ची नहीं हो सकती। तो इन्वेस्टिगेशन जो है ये कंडक्ट की गई है बाय द 12 कंपनीज टू हैड फाउंड नो वन गिल्टी। तो 12 कंपनीज को ऊपर यह चार्ज था लेकिन उनमें से कोई भी दोषी नहीं पाया गया। तो जजमेंट जो आया है ये इस सेबी के ऊपर एक तरीके का सेटबैक है, लेकिन साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर एक पावर जो है ना इसको मिल सकती है सेबी को। तो वो बात है, वो कौन सी पावर है, वो है पावर ऑफ फोन टैपिंग। ओके, तो फोन टैपिंग मतलब कि जो भी बातचीत होगी इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में, जो यहाँ पर ट्रेडिंग आवर्स होंगे 9 से लेके 3 बजे के बीच में, जो भी बातचीत होगी इन्वेस्टर्स के बीच में, जब कोई भी यहाँ पर व्यापार चल रहा है स्टॉक मार्केट में, तो उसको यहाँ पर फोन टैप कर सकती है सेबी, बातचीत पकड़ सकती है, कहा जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग वाले जो मसले हैं ना तो वो ना हो। मतलब कि सबके लिए जेन्युइन काम रहे, मतलब जिसने इन्वेस्ट करना है तो उसको उसके सामने सारी डिटेल्स हैं तो उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करे। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पर थ्रू व्हाट्सएप लीक हुई थी। ओके, तो जिसके चलते यहाँ पर केस दायर किया गया था 12 कंपनीज के ऊपर सेबी के द्वारा। तो सेबी का काम ही यही है कि मार्केट को सही तरीके से बचाकर चलना, रेगुलेट करके चलना। और जो आगे न्यूज थी यहाँ पर, जो सैमसंग कंपनी है ना, ये साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, जो यहाँ पर मोबाइल फोन बनाती है सैमसंग के। तो अभी ये सिर्फ इकलौती कंपनी है उन 16 कंपनीज में से जिसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर आउटपुट टारगेट्स के मामले में, जो यहाँ पर एक टारगेट रखा गया था भारत सरकार के द्वारा कि इन्हीं को जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत यहाँ पर राशि दी जाएगी, तो उस टारगेट को सैमसंग कंपनी इकलौती इसी ने यहाँ पर अचीव किया है। ओके, तो यहाँ पर सैमसंग बना रहा है हैंडसेट और यहाँ पर कंपोनेंट बना रहा है उसी के रिगार्डिंग। तो इस साल का यहाँ पर जो टारगेट था सैमसंग अकेले ने अचीव किया है, तो उसको अभी ये यहाँ पर ना एलिजिबल हो गया कि इसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत इसको जो राशि बनती है वो दी जाए।
तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 13 अलग अलग सेक्टर्स के लिए भारत सरकार ने चलाई है, जिसके तहत भारत सरकार चाह रही है कि 13 अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़े। तो वहां पर एक टारगेट रखे हुए हैं कि कितने बड़े पैमाने पर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है। ओके, तो जब वो टारगेट आप अचीव कर लोगे, फिर उसके हिसाब से 5 या 6% के हिसाब से जो ना जितना भी वैल्यू होगा उस प्रोडक्शन का, उसका उसका पैसा इंसेंटिव के रूप में आपकी कंपनी को दिया जाएगा। तो सिर्फ सैमसंग ही जो है यहाँ पर उबर के सामने आई है। तो यहाँ पर 15 और कंपनीज हैं जो यहाँ पर की प्रोडक्शन टारगेट को मीट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जो है ना 5,334 करोड़ का यहाँ पर इंसेंटिव था जो कि ईयर मार्क किया गया था इस साल के लिए। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी को यार इसमें से अभी इंसेंटिव दिया जाएगा। टोटल 16 थी। ओके, तो ये पूरा का पूरा इतनी राशि नहीं जाएगी। जितने भी यहाँ पर जो मैंने अभी बात बोली ना, जैसे 5 से 6% के बीच में जितनी भी यहाँ पर वैल्यू प्रोडक्शन के हिसाब से पैसा बनेगा, उतना राशि जो है ना इस 5,000 करोड़ में से उसको दी जाएगी। तो ये अलग से रखी थी 16 कंपनी के लिए। तो इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स वो क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कोविड के चलते यहाँ पर सप्लाई में बाधा आ गई। ओके, चेन डिसरप्शन हो गया, इंपोर्ट हर्डल हो गए, जिसके चलते फैक्ट्री एक्सपेंशन नहीं हो पाई। और यहाँ पर सिर्फ 6 महीने दिए गए हमें यहाँ पर जितना बड़ा टारगेट जो था अचीव करने के लिए, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके द्वारा। तो ये भी यहाँ पर जो है बात कही जा रही है मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। तो हुआ क्या, तो यहाँ पर जो फॉक्सकॉन है, तो यहाँ पर वो अभी डिले हुआ बाय इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू गियर। अभी नया नया प्लांट ये लगा रहे थे। ओके, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था ड्यू टू ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन, और जिसके चलते यहाँ पर डिले हो गया इनका काम। जो विस्ट्रॉन करके कंपनी है, तो उन्होंने अभी अपना एक नया प्लांट लगाया था फैक्ट्री, तो उनको बंद कर दिया। वहां पर हाल ही में वायलेंस हो गया था, झगड़ा वगैरह हो गया था। और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, जैसे लावा हो गया, डिक्सन हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, यूटीएल हो गया, ऑप्टिमस हो गया, तो यहाँ पर ये मिस आउट कर गए। ये जो गोल था वो अचीव नहीं कर पाए। अभी ये अगले साल में देखेंगे, अगर अगले साल में ये अचीव करेंगे तब जो है भारत सरकार इंसेंटिव देगी। तो पीएलआई स्कीम के तहत बाकी के जो 12 सेक्टर है ना, वो कौन कौन से सेक्टर है, उनका कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और आगे न्यूज है फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर जो सेबी है उसने अभी कुछ रूल्स को ना अभी ईज कर दिया है, अभी सही कर दिया थोड़ा, जिसके तहत यहाँ पर जो स्टार्टअप है ना, जो नए नए स्टार्टअप, तो उनको अब अपने आप को यहाँ पर लिस्टिंग करने में आसानी होगी। तो अभी कहाँ पर लिस्टिंग करनी है इनको, जो स्टार्टअप्स है वो लिस्ट होते हैं यहाँ पर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के तहत। ओके, तो ये भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत इसको बनाया गया है सेबी के द्वारा। तो ये स्पेशली डिजाइन किया गया है जहाँ पर कोई ऐसा स्टार्टअप जो कि टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड हो, डाटा एनालिटिक्स के साथ रिलेटेड हो, तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा स्टार्टअप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना चाहे, तो उसके तहत यहाँ पर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म बनाया गया आईजीपी। तो अगर अभी इसके तहत किसी भी स्टार्टअप में लिस्ट होना है, इसके तहत कंपनी में बनानी है, तो इसके तहत जो भी यहाँ पर रूल्स थे उनको थोड़ा सही किया गया। कहने का मतलब है ईज किया गया है, थोड़ी ढील दी गई है। ओके, तो अभी जो भी अभी एक्सरसाइज होती है विल नीड टू बैक बाय रिकमेंडेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी कंपनी हो ना, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जिसका कोई शेयर नहीं है उस कंपनी में, बाहर से लाकर बैठाया गया है, ताकि कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, ओके, तो उनको सही तरीके से लीड कर सके। मतलब उसका अपनी कोई दिलचस्पी ना हो कि मैंने अपने फेवर में काम करना है। इस तरीके से यहाँ पर उसको बाहर से लाकर बैठाया जाता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करे, सभी शेयर होल्डर का कंसर्न लेकर आगे चले। तो अभी क्या क्या अभी जो रिक्वायरमेंट है ना, जो यहाँ पर प्री इशू कैपिटल की 25% ऑफ प्री इशू कैपिटल, तो पहले 2 साल तक यहाँ पर था, अभी उसको रिड्यूस करके 1 साल तक कर दिया गया। ओके, रिक्वायरमेंट फॉर इशूअर्स टू हैव 20% ऑफ प्री इशू कैपिटल हेल्ड बाय एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैज बीन रिड्यूस टू 1 ईयर। तो 1 साल तक का अभी समय सीमा कर दी है, जितना भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स अगर पैसा जो है वो अपने हाथ में अगर कंट्रोल लेकर चल रहे हैं तो उसके हिसाब से। और जो स्टार्टअप लिस्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हमने बात कर दी। उसके अलावा कैप ऑन ओपन ऑफर एंड डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट रिलैक्स चेंज कर दी गया है थोड़े रूल्स को। ओके, तो प्रमोटर्स को यहाँ पर कहा गया है कि इंडिकेटिव प्राइस जो है वो दे सकते हैं अपने शेयर के हिसाब से, जितना भी आप देना चाहें। और इसके अलावा टॉप जो 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, तो यहाँ पर उनको मिलकर एक रिस्क मैनेजमेंट पैनल बनाना पड़ेगा, तो जो कि ये बताएगा कि किस तरीके से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, उसकी पॉलिसीज कैसे बनाओगे। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब जो इन्वेस्टर से पैसा लिया है ना, तो उसको जो जितना भी आपको प्रॉफिट आएगा, तो वो प्रॉफिट का किस हिसाब से कितना कितना पैसा दोगे, कितने परसेंट के हिसाब से पैसा दोगे इन्वेस्टर्स को, तो उसका फ्रेमवर्क एक बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट रूल्स है, इन्वेस्टमेंट फंड रूल्स हैं, तो उनको भी यहाँ पर थोड़ा ट्वीक किया गया, बदलाव लाया गया, तो जो कि यहाँ पर स्टार्टअप को डिफाइन कर सके किस तरीके से स्क्रैप सेक्टर है, ठीक है, तो उसको हम कब कर सकें फॉर वेंचर कैपिटल फंड्स। तो ये भी एक तरीके से फंड है जहां से पैसा लेकर जो है कंपनीज आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स में। सर्टेन प्रोसीजरल मॉडिफिकेशन जो है ना, वो भी यहाँ पर की गई है टू ईज रिक्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स क्या होते हैं किसी भी कंपनी के, तो प्रमोटर्स ऐसे मुकेश अंबानी की बात करूं तो वो रिलायंस ग्रुप के प्रमोटर हैं। ओके, तो इस तरीके से जहां कोई भी कंपनी जो शेयर मार्केट में उतर चुकी है,
ओके, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो वहां पर शेयर होल्डर्स का काफी पैसा लगा होता है, तो वहां पर सिर्फ एक प्रमोटर जो है ना कंपनी को लीड करता है, जिसका ज्यादातर शेयर ज्यादा होता है, या फिर कई बार ऐसा भी नहीं होता है, शेयर कम रहता है, इन्वेस्टर्स का ही शेयर ज्यादा था, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स जो है खुद से अपना जो है प्रमोटर रखते हैं कि यही हमें जो है अपनी कंपनी जो है लीड करेगा, जैसे मुकेश अंबानी हो गया। और आगे जी न्यूज तो यहाँ पर जो अजय सिंह है, जो कि स्पाइस जेट के यहाँ पर प्रमोटर है, तो अभी उन्होंने ज्वाइन किया अंकुर भाटिया के यहाँ पर कंसोर्टियम को। ओके, तो जो इनके कंसोर्टियम का नाम है वो है बर्ड ग्रुप। ओके, तो सर जो जो अंकुर भाटिया जो है यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बर्ड ग्रुप के, तो एक कंसोर्टियम इन्होंने बनाया है जिसका नाम है RAS अल कलमा, ओके, इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर ये भी जो है इस कंसोर्टियम का पार्ट है। तो यहाँ से अभी एक काम क्या करेंगे, अभी ना एयर इंडिया की बोली लगने वाली है, एयर इंडिया बिकेगी अब। तो अलग अलग बिडर्स जो है अपने आप को अपना अपना नॉमिनेशन दे रहे, एप्लीकेशन फाइल करें, तो उनमें से ये भी हैं अजय सिंह, जो कि स्पाइस जेट के प्रमोटर, तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ओके, मेजोरिटी स्टेक अपने कंसोर्टियम में ये रखेंगे। ओके, तो कोशिश यही की जा रही है। तो अभी दिसंबर लास्ट ईयर जो था ना, अलग अलग दायरों की तरफ से यहाँ पर बिडिंग के यहाँ पर जो एप्लीकेशन थी वो मांगी गई थी सरकार की तरफ से। तो अभी जो इनकी बिडिंग एप्लीकेशन थी वो भी एक्सेप्ट हो गई, तो ये भी जब बोली लगेगी तो ये भी बैठेंगे। ओके, तो जो है खुद से बोली लगाएंगे। तो ये टाटा ग्रुप जो है ना दूसरी ओर, वो भी चाह रहा है कि एयर इंडिया को वो खरीदे, तो वो भी जो है बोली में बैठेगा जब भी यहाँ पर इसका प्रोसेस ऑक्शन का स्टार्ट होगा। तो 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है एयर इंडिया के ऊपर, तो इसको अभी 100% स्टेक जो है भारत सरकार इसका बेचेगी। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी को फटकार लगाई कि यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो अगेंस्ट वोमेन ऑफिसर्स। तो अभी देखो एसएससी के थ्रू जो सिलेक्शंस होती हैं उसी के रिगार्डिंग ये मामला चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुनाया है। तो यहाँ पर परमानेंट कमीशन की यहाँ पर बात की है, तो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल हार्म दिया जा रहा है वोमेन ऑफिसर्स को, उसको बंद करे आर्मी। तो अभी जो एक रूलिंग थी जिसमें यहाँ पर क्या किया गया है, जो आर्मी की एवोल्यूशन क्राइटेरिया है, जिस तरीके से वो यहाँ पर असेस करते हैं कि किस तरीके से वोमेन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर कैसे रिक्रूट करना है, तो कैसे उनको परमानेंट कमीशन दिया जाए। ओके, तो जिनकी यहाँ पर सिलेक्शन होती है एसएससी के थ्रू, आगे फर्दर कैसे उनको कमीशन करना है आर्मी में, अलग अलग जो दायरे हैं, तो उसके तहत जो एवोल्यूशन क्राइटेरिया ना उसके ऊपर इसको कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये पूरी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर भरा हुआ तरीका है जो आप अपना रहे हो। ओके, अगेंस्ट जो वोमेन ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ। तो अभी उन्होंने कहा है कि जो ये वोमेन ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ परमानेंट कमीशन जो है ना, इन सभी ऑफिसर्स को आप दें, जो भी यहाँ पर जिनकी 60% कट ऑफ निकल कर आ रही है, जिनकी सिलेक्शन जो है लास्ट सितंबर में हुई है। ओके, तो उन सबको आप जो है अभी परमानेंट कमीशन जो है आर्मी में दें। तो ये वर्डिक्ट दिया गया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड MR शाह के द्वारा। और आगे न्यूज पेपर पॉलिटिक्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो अभी बांग्लादेश का जो 50th जो इंडिपेंडेंस डे ना, तो उसकी एनिवर्सरी में ये जाएंगे एज ए चीफ गेस्ट। तो एक नए तरीके का जो है यहाँ पर पहली बार ये जा रहे हैं जब से यह पैंडेमिक लगा है देश में, तो तब तक से लेकर अब तक कोई इन्होंने विदेशी दौरा नहीं किया गया। तो पैंडेमिक के बाद ये इनका पहला विदेशी दौरा है। तो अभी जो है मोदी हसीना समिट की बात कर रहे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जिनका नाम है शेख हसीना। तो अभी एक अच्छा खासा जो है रिलेशन और डेवलप हुआ। कल भी हमने बांग्लादेश के बारे में अच्छा खासा एक बढ़िया आर्टिकल डिस्कस किया था। तो अभी प्रधानमंत्री जी एक जेशोरेश्वरी टेम्पल जो है यहाँ पर जाएंगे ईश्वरीपुर में, जो कि गॉडेस काली को यहाँ पर डेडिकेटेड मंदिर है। इसके अलावा और भी जो शक्तिपीठ है हिंदू रिलीजन के, वहां पर भी विजिट करेंगे। तो इसका नाम याद रखें। ओके, जेशोरेश्वरी जो टेम्पल है जी कहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान रखें इसके बारे में, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इसके अलावा जो है ये मोदी जी है, जो इनका जो फाइनल स्टॉप होगा वो ठाकुरबाड़ी में होगा। ओके, ओराकांडी में, तो जो कि बर्थ प्लेस है ऑफ द हरिचंद ठाकुर, तो हु फॉर्म द मथुआ सेक्शन। तो ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मथुआ सेक्शन जो हमारा वेस्ट बंगाल है, तो वहां पर भी ये कम्युनिटी पाई जाती है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग भी पॉलिसीज बनाई जाती है। तो ये मथुआ सेक्शन, ये कम्युनिटी के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और किसने इनकी शुरुआत की थी, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आगे जी न्यूज तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी एक बंगाल में एक शारदा चिट फंड स्कैम होता है, जिसको अभी ये अनमास्क करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो है टीम्स वहां पर गई हैं, तो थोड़ा सा जानते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अभी बंगाल में इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट निकल कर आई है यही कि अभी सीबीआई जो है अभी अप्रोच करेगी, वहां जाकर सर्च करेगी। और यहाँ पर 3 सीनियर ऑफिसर्स थे जो कि सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नुमाइंदे थे, जो कि शामिल थे इस शारदा चिट फंड स्कैम में। तो अभी उन्हीं के बारे में प्रोब की जाएगी कि मतलब इनका यहाँ पर क्या रोल रहा था। तो ये केस जो है 2009 से लेके 2013 तक के बीच में ये केस है, जब ये वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स थे, जब 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 उनकी ड्यूटी वेस्ट बंगाल में थी। ओके, तो तब जाकर जो है उस ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, रिसर्च की जाएगी सीबीआई के द्वारा। तो सीबीआई जो है
ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की। तो यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पर्सनल इसके तहत काम करती है, ध्यान रखें। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम 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 अफेयर्स के तहत ये काम नहीं करती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको शुरुआत में एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाया गया, जो यहाँ पर रिश्वत वगैरह चलती थी या गवर्नमेंट करप्शन होती थी उसको सही करने के लिए। और 1965 में इसको यहाँ पर एक्सपैंड किया गया इसकी जुरिस्डिक्शन को, कि यहाँ पर और भी बड़े पैमाने पर जो सेंट्रल लॉ को जो ब्रीच करता है, ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत या फिर और भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है तो वहां पर भी ये हस्तक्षेप कर सकती है। और मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केसेस में भी ये हस्तक्षेप कर सकती है सीबीआई। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास। उसके जो अभी डायरेक्टर है सीबीआई के, जो अभी के, उनका नाम है प्रवीण सिन्हा। और आगे न्यूज है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में। तो यहाँ पर पैंडेमिक के चलते जो हमारी एम एंड ई इंडस्ट्री है, तो एम एंड ई इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो 3 साल पीछे चली गई है। ओके, तो ये ईवाई के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। तो अभी यहाँ पर बात करें, जो यहाँ पर इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू क्रैश हुआ वो 24% के हिसाब से हुआ टू 1.3 लाख 8 करोड़ इन 2020। तो पूरा साल तकरीबन जो था पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन में गुजरा, और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ी समय रहते। तो ये अलग अलग सेक्टर में आप देखोगे, जो हम बात करें अगर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की, तो टीवी हो गया, डिजिटल हो गया, प्रिंट हो गया, ओके, ऑनलाइन गेमिंग का सेक्टर हो गया। तो 2019 में देखिए, 2020 में देखिए और 2021 की यहाँ पर शुरुआत में देखिए। ओके, तो किस तरीके से यहाँ पर जो है बिक्री इनकी हो रही है, इनका जो रेवेन्यू हो रहा है तो किस तरीके से गिरता जा रहा है लगातार। ओके, तो 3 साल यहाँ पर पीछे चली गई है। तो 8% की इनकी जीडीपी में अभी गिरावट देखने को मिली है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। और आगे न्यूज स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में, तो यहाँ पर लाइफ आफ्टर मोराटोरियम की बात करें कि बैंकों ने अभी जैसे लोन मोराटोरियम हुआ था, कहने का मतलब कि पैंडेमिक के दौरान 3 महीने का समय दिया गया था कि अभी बोरोवर्स को अपने इंटरेस्ट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है 3 महीने तक, तो उसको हम कहते हैं लोन मोराटोरियम। ओके, तो वो जो किस्तें हैं ना, तो उसमें जैसे पेनल्टी इंटरेस्ट जो लगता है था वो आपको देने की जरूरत नहीं है, वो माफ कर दिया, लेकिन उसके अलावा जो बाकी किस्तें वो आपको 3 महीने के बाद देनी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की गई थी। और आरबीआई गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि अब इसको और एक्सटेंड किया गया, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की है एडिटोरियल में। तो उसने कहा कि अभी कोई एक्सटेंशन नहीं होगी लोन मोरेटोरियम, जिसके तहत अभी जो बैंकिंग प्रणाली है ना, दोबारा सही रास्ते पर वापस नॉर्मेलिटी के ऊपर जो है आगे बढ़ रही है। हालांकि थोड़ा बहुत अभी एनपीए का बम्प अभी भी है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का बम्प, ये रहेगा ही रहेगा बैंकों में, लेकिन फिर भी पहले से यहाँ पर जो है सिचुएशन अभी नॉर्मेलिटी की ओर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ये बात कही गई ऑथर की तरफ से। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो आप समझ लो कि मार्च की बात है, जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो आरबीआई ने अनाउंस किया था कि 3 महीने तक का इंटरेस्ट पेमेंट जो है मोरेटोरियम, जो लोन मोरेटोरियम है उसके तहत आपको अभी देने की जरूरत नहीं है। ओके, जितना भी आपने लोन उठाया है, जिस भी बोरोवर ने, तो जितने भी यहाँ पर लोन होंगे, तो स्टैंडर्ड एज फरवरी 29 कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एनपीए। तो इनको यहाँ पर ये भी बात कहेगी कि यहाँ पर 29 फरवरी के बाद में आप बाद में जितने भी लोन यहाँ पर उठाएंगे उनको हम एनपीए के अंतर्गत काउंट नहीं करेंगे। तो थोड़ा डिले कर लिया गया। तो ये भी ना एक समय सीमा रखी जाती है कि 5 से 6 महीने के बाद हम अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई लोन में, तो हम उनको फिर बाद में उस लोन का टैग चेंज करते हैं कि इसको अभी एनपीए की कैटेगरी में डाला जाए, ओके, या फिर इसको अभी जो है लोन ही सिंपल रखा जाए। तो अप्रैल महीने की बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बैन लगाया कि गवर्नमेंट अनाउंस बैन ऑन टेकिंग कंपनीज टू आईबीसी। तो मतलब आईबीसी के ऊपर तब से सस्पेंशन लगी हुई कि जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है उसके थ्रू कोई भी कंपनी जो है अभी अपना रेजोल्यूशन प्लान लेकर नहीं जा सकती। अगर कोई कंपनी दिवालिया हो चुकी है, तो अगर वो चाहे कि अभी आईबीसी के तहत जाके अपना कोई प्लान आगे बताए कि कोई बंदा आके कोई दूसरी कंपनी मेरी कंपनी को खरीद ले, जिसके तहत जो पैसा आए उसको पैसे को यूज करके बाकी इन्वेस्टर्स को मैं पैसा लुटा दूं, तो अभी इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो ये इस साल भी पाबंदी अभी तक एक्सटेंड थी भारत सरकार के द्वारा आईबीसी के तहत। तो ये अभी मार्च 2021 तक इसको एक्सटेंड किया हुआ है। अभी नया जो फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा तब पता चलेगा कि आईबीसी के ऊपर सस्पेंशन हटती है या नहीं। तो मई की यहाँ पर बात करें तो आरबीआई ने अभी जो ये लोन मोरेटोरियम के 3 महीने का जो समय दिया था, इसको और एक्सटेंड कर दिया, ओके, अगस्त तक। अगस्त की आगे बात करें तो आरबीआई ने यहाँ पर रिलीज किया था रिकास्ट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कंपनीज अफेक्टेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, तो जिसके तरह एक रेजोल्यूशन पेश किया था आरबीआई के द्वारा कि जो प्रभावित हो गई है कंपनी पैंडेमिक के चलते। तो फिर कुछ कंपनीज ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच की थी कि हमारा जो जितना भी इंटरेस्ट है ना, जो भी हमने यहाँ पर ब्याज देना था, उस सबको माफ कर दो। ओके, तो बाद में सितंबर महीने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोका बैंकों को फ्रॉम डिक्लेयरिंग एनपीए टिल फर्दर ऑर्डर। मतलब कि जो यहाँ पर लोन जिनके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो देखो ना, पिछले फरवरी महीने से बात चल रही है, तो अभी ब्याज की किस्तें ही नहीं जा रही। तो बैंक भी देखते ना कि जब ब्याज की किस्तें नहीं आ रही, अब इसको एनपीए हम घोषित कर दें या ना करें। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद बैंकों को बोल दिया कि अभी तक जो लोन आपके पास है जिसके ऊपर किस्तें नहीं मिल रही, उसको एनपीए घोषित मत करो जब तक अगले ऑर्डर नहीं आते। फिर दिसंबर की यहाँ पर बात है, यहाँ पर इन्वोकेशन हुई ऑफ रिकास्ट स्कीम
कम्स टू ए क्लोज। ओके, तो बाद में एक स्कीम यहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा जो लाई गई उसके तहत यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक इन्वोकेशन की गई। इसके बाद मार्च 2021 में वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने मना कर दिया कि किसी तरीके का जो लोन वेवियर है ना, तो वो नहीं दिया जाएगा यहाँ पर बोरोवर्स को। जिस तरह पैसा जो आप इंटरेस्ट के रूप में दे रहे हो वो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, और बैंकों को अलाउ कर दिया कि अगर नहीं आ रहा है पैसा इंटरेस्ट के रूप में तो आप उनको एनपीए घोषित कर सकते हो। तो यहाँ पर आगे बात करें जो इम्पैक्ट हुआ रेगुलेटरी मेजर्स का, जो कि आरबीआई की तरफ से जो यहाँ पर मेजर्स लगाए गए, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% जो टोटल लोन्स था वो कवर किया गया अंडर मोरेटोरियम बाय मई 2020 एंड नंबर ड्रॉप टू 30% बाय अगस्त 2020। तो मतलब गिरता ही गया जितना लोन रिकवरी हो रही। तो ये रेगुलेटरी मेजर्स थे आरबीआई के द्वारा। इसके बाद इम्पैक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जो इंटरेस्ट बिहेवियर अभी जो ऑन लोन्स था मोर देन 2 करोड़, तो कुड कॉस्ट मोर देन 5,000 करोड़ एंड 7,000 करोड़ टू द एक्सचेकर। मतलब अगर ये जब वेव हो जाता ना, मतलब पैसा माफ हो जाता, तो यहाँ पर बैंकों को इतना यहाँ पर पैसा खुद से देना पड़ना था, 5,000 करोड़ से 7,000 करोड़, इतना नुकसान होना था। ओके, तो यहाँ पर किन किन लोन्स की बात करें जिनकी राशि 2 करोड़ से ज्यादा है। और बैंक हैव ऑलरेडी रिफंडेड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अबाउट 6,500 करोड़। तो जहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, तो उसके तहत जितना राशि बनती तो ऑलरेडी बैंक वो दे चुके थे बोरोवर्स को जिनका लोन 2 करोड़ से कम है। तो उसके चलते ये 6500 करोड़ बनता था जितनी भी बैंक है भारत की, उन सभी को अगर इकट्ठे मिला ले तो अभी ऑफ दिस 3,000 करोड़ कुड बी बोर्न बाय पीएसयू बैंक। तो 3,000 करोड़ इन सब में से, ये जो सारा है ना, इस सब में से जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके द्वारा दिए जाना था, और 1200 करोड़ प्राइवेट बैंक और 900 करोड़ जो एनबीएफसी से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके द्वारा। तो इतना पैसा अभी ये जो एनबीएफसी वाले हैं, बैंक वाले हैं, प्राइवेट बैंक वाले, वो देने से बच गए हैं। तो इतना इनको नुकसान होना था। और आगे न्यूज है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से। तो यहाँ पर नए रूल्स जो है ना वो आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओर से। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो है, बेनामी या फिर बेनामी प्रॉपर्टी है, लोन डिस्क्लोजर है, तो ये भी आपको करना ही होगा जो भी यहाँ पर कंपनीज है उनके द्वारा। ओके, तो यहाँ पर कोई भी चीज आप छुपा नहीं सकते। अगर आप आगे आपने अपनी प्रोसीडिंग करनी, कंपनी को चलाना है या जो भी आपका बिजनेस को आगे फॉरवर्ड करना है, तो अभी एमसीए ने यहाँ पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को यहाँ पर कह दिया कि वो करना ही करनी है फॉर कंपनीज फ्रॉम फिजिकल ईयर 22। ओके, तो अभी जो 1 अप्रैल से नया फिजिकल ईयर होगा, तो इसके तहत जो है नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर देगी। तो यहाँ पर की डिस्क्लोजर जो है, जो चीजें आपको बतानी होगी, तो यहाँ पर डीलिंग्स विद क्रिप्टो करेंसी, मतलब कि क्या कंपनी कोई किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट तो नहीं किया हुआ, जैसे बिटकॉइन है जिसकी की वैल्यू एक बिटकॉइन की $60,000 के पार चली गई है। तो क्या इन ऐसी करेंसीज में यहाँ पर काम कोई संबंध तो नहीं किसी कंपनी का, क्योंकि भारत सरकार जो ना क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही, तो उसका जो बिल है ना बहुत जल्दी पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। दूसरी यहाँ पर बात है, डिटेल पूरी बतानी होगी जो भी बेनामी प्रॉपर्टीज है। ओके, डीलिंग एंड वाई नॉट डिस्क्लोज, मतलब अगर डील कर रहे हो तो उसके बारे में बताओ, अगर डिस्क्लोज नहीं की तो क्यों नहीं डिस्क्लोज की, ये भी बताना होगा। जो विलफुल डिफॉल्टर होंगे, कहने का मतलब कि जिन्होंने लोन उठाया लेकिन वापस कर नहीं पाए, तो उनकी यहाँ पर पूरी डिटेल देनी होगी उन कंपनीज को। लोन जो दिया जाएगा प्रमोटर्स को या डायरेक्टर्स को या रिलेटेड पार्टीज को, उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिस्क्लोजर यहाँ पर करना होगा। जो ऑडिट ट्रायल है, तो फर्म्स को यहाँ पर कहा गया कि वो अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है यूज कर सकते हैं ऑडिट ट्रायल फीचर के लिए। और अभी एक्सपर्ट इसमें क्या कह रहे हैं कि जब डिस्क्लोजर होगा, इसमें क्या होगा कि एक आसानी होगी गवर्नमेंट को, जहां पर जो नॉन कॉम्प्लाइंसेस है, मतलब कि जो अनुपालना जो कंपनीज नहीं कर रही हैं रूल्स का, तो उनको पकड़ने में आसानी होगी। और गवर्नमेंट जो है वो सुटेबल एक्शन ले सकती है जो डिफॉल्टिंग कंपनीज उनके ऊपर। ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी ऑडिटर्स के ऊपर, जो यहाँ पर ऑडिट करेंगे उनके ऊपर। और आगे जो न्यूज है वो है डिसरप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में। तो यहाँ पर जो होम ग्राउंड स्टार्टअप्स है ना, तो भारत की भूमि में जो यहाँ पर नई कंपनीज डेवलप हुई, तो उनके कोई ना कोई यहाँ पर ना सॉफ्टवेयर रहता है जो कि प्ले स्टोर में से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी ये सीसीआई के पास जाएंगी, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पास जाएंगी। तो अभी क्यों जाएंगी, क्योंकि गूगल जो है ना, तो अभी 15% लिवाए मांग रहा है, 15% एक तरीके से फीस मांग रहा है जो भी यहाँ पर होम ग्राउंड स्टार्टअप्स है उनसे, जिनका भी यहाँ पर कोई ऐप जो है प्ले स्टोर में रजिस्टर्ड है। तो जो भी उनकी ऐप के थ्रू जो भी रेवेन्यू कमाते हैं ना इंडियन स्टार्टअप्स, तो उसका 15% जो है ना वो हिस्सा जो है अभी गूगल को देना होगा। तो अभी ये इंडियन स्टार्टअप्स कह रहे हैं कि अभी ये सही नहीं है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से बात करें, तो ये बहुत ज्यादा पैसा जो है अभी मांगा जा रहा है गूगल के द्वारा, गूगल प्ले स्टोर के द्वारा। ओके, तो ये यहाँ पर बात कही गई है होम ग्रोन स्टार्टअप्स की। तो इसी के चलते जो आत्मनिर्भर भारत डिजिटल इंडिया फाउंडेशन है, ओके, तो यहाँ पर उसने कहा है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, तो वहां पर अभी लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर उसका अभी कमी है। मतलब अभी उस उतने पैमाने पर इनका ग्राउंड नहीं बना है जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर टैक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट को भी इस इशू के बारे में लिखा जा चुका है। तो अभी अवेट किया जा रहा है कि रिस्पॉन्स आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो तब जाके बातें जो है आगे फॉरवर्ड होंगी। लेकिन सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा ये भी बात कही गई कि गवर्नमेंट जो है हो सकता है कि इंटरवीन ना करे,
क्योंकि गूगल और जो एप्पल है ना, एप्पल जो कंपनी है अपने यहाँ पर बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती है, तो उसमें इंटरवीन यहाँ पर करे भारत सरकार तो ये मुमकिन नहीं है। और आगे न्यूज अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो सूज कनाल कल का ब्लॉकेज लगा है, तो अभी इससे 9.6 बिलियन डॉलर का एक दिन के हिसाब से जो है यहाँ पर नुकसान हो रहा है। मतलब इतना का सामान है जो कि पास आउट होना था, तो अभी ये नहीं हो पा रहा है। ओके, तो जिससे के चलते यहाँ पर बात करिए, कैलकुलेशन यहाँ पर रफली कैलकुलेशन लगाई जा रही है कि अभी जो मैरीटाइम ट्रैफिक हाल्ट हो चुकी है स्यूज कनाल में, जिसके तहत की जो वेसल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पास आउट ही नहीं कर पा रही। ओके, तो अभी एक हफ्ते से यहाँ पर जो है काम ऐसा हो गया, डिले होना शुरू हो गया, तो अभी दिक्कतें आ रही है सबको। तो देखो, अगर सुएज कनाल बंद हो जाती है तो बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक डिसरप्शंस जो है हो जाती हैं। तो आने ये और भी बढ़ सकती है अगर इसको टाइमली सही नहीं किया जाए। तो यहाँ पर जो लॉर्ड लिस्टन है उसके तहत यहाँ पर ये सजेशन दिया जा रहा है, जो वेस्ट बाउंड ट्रैफिक है तो उसका यहाँ पर जो कुल यहाँ पर सामान है ना, वो अभी 5.1 बिलियन डॉलर का एक दिन के हिसाब से यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रेवल करता है। और इसके अलावा जो ईस्टर्न बाउंड ट्रैफिक है तो वो 4.5 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से है। तो अभी 185 वैसल है जो वेट कर रहे हैं कि वो सूज कनाल को पास करना है। ओके, दोनों ओर से। ओके, तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी हुआ क्या था कि कुछ एक 400 मीटर लंबा एक लॉन्ग वेसल था जो कि यहाँ पर फंस गया कैनाल में, आगे नहीं बढ़ पाया। तो अभी काफी सारे एफर्ट्स जो टग बोर्ड्स होती हैं, जो डिगर्स होते हैं, उनके द्वारा की गई, लेकिन अभी फेल हो गए हैं। वो उसको रीफ्लोट नहीं कर पाए, शिप को दोबारा से उसको तैरा नहीं पाए हैं समुद्र में। ओके, तो अभी इसी के चलते नुकसान हो रहा है। तो ये देखिए, ये है सूज कनाल, ये इजिप्ट की टेरिटरी है। ये वाला जो है ना, ये ट्रायंगल बना हुआ, ये इजिप्ट का यहाँ पर सनाई पेनिसुला है। ओके, सनाई करके यहाँ पर प्रोविंस है। तो पेनिसुला बोलते हैं जब कोई भी रीजन जैसे ना तीनों ओर से यहाँ पर पानी से घिरा हो। तो बाकी जैसे इंडिया है, इंडिया भी जो इंडिया का नीचे वाला साउथर्न स्टेट है वो तीनों ओर से पानी से घिरा, तो उसको हम इंडियन पेनिसुला भी बोलते हैं। तो ये सूज कनाल है जहां से ना शिप एंटर करते हैं। जैसे ये मेडिटेरियन सी है, तो अगर किसी ने इटली से या यूरोपियन कंट्री से, लंदन से घूमकर आ रहा है, तो यहाँ से सामान लेकर यहाँ से गुजरता है, तो इधर से अगर ये रेड सी आ जाती है, और फिर जब आगे निकलते हैं ये वाला इंडियन ओशन आ जाता है नीचे। ओके, तो फिर इंडियन ओशन में आसानी से जो है सामान जो है उसका आदान प्रदान हो जाता है। ओके, तो ये सूज कनाल है, तो इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहीं पर ब्लॉकेट लग गया है। तो ये कंट्रीज जो इसके साथ बॉर्डर टच करती हैं रेड सी के साथ, उसके बारे में पता होना चाहिए। सूडान जो है रेड सी के साथ बॉर्डर टच होता है, इजिप्ट का होता है। ओके, इधर वाली साइड ये सऊदी अरेबिया, ये यमन है। ओके, तो इस साइड भी ये सारे मुल्क आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये एरिट्रिया है। ओके, डिजिबटी भी यहाँ पर पड़ता है। तो ये वाला कौन सा मुल्क है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये मेडिटेरियन सी है। ओके, तो जहां पर जैसे इटली हो गया, ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, साइप्रस हो गया, इन सभी मुल्कों का जो है बॉर्डर इसके साथ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रेड चलता है। ध्यान रखें, ये कैप्सियन सी है। ओके, कैस्पियन सी है ये वाला, तो ये ईरान है। ओके, तो ये वाला कौन सा सी है, इसका आंसर करें। और अभी बारी है आज के आखिरी टॉपिक की, इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है कि ये वो अमाउंट होती है ऑफ शेयर कैपिटल द शेयर होल्डर्स हैव बीन कॉल्ड टू पे टू डेट अंडर द फेस पेमेंट टर्म्स। तो जो भी यहाँ पर पेमेंट टर्म्स की होती, तो अभी उसके चलते जो है ना, ये अपनी शेयर होल्डर्स को एक कॉल होती है कि अपनी अमाउंट जो है वो पे करें। ओके, अपने जो पैसे की अमाउंट है उसको आप पे करें। ओके, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल द शेयर होल्डर्स हैव बीन कॉल्ड टू पे टू डेट अंडर द फेस पेमेंट टर्म्स। तो आप यहाँ पर जिस तरीके से इन्वेस्टर, यहाँ पर जो प्रमोटर होता है उसकी कंपनी को जितनी भी पेमेंट करनी होती है, तो उस डेट के हिसाब से यहाँ पर जब पेमेंट कर देते हैं। अगर नहीं करनी होती तो अभी यहाँ पर जो है कॉल अप कैपिटल की यहाँ पर प्रोविजन होती है। तो यूजुअली ये यहाँ पर उसके हिसाब से होता है जहां पर ना कुछ शेयर होल्डर्स जब फेल हो जाते हैं अपनी पेमेंट टाइम के हिसाब से करते हुए। ओके, ओके, ड्यू टू देयर इंस्टॉलमेंट्स, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन बनती है, तब तब जाकर हम यहाँ पर इस जो कैपिटल होता है उसको नाम देते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो कैसा लगा आज का आर्टिकल, कैसी लगी डिस्कशन? तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर करें। ओके, अपना फीडबैक दें इस पूरे एडिटोरियल डिस्कशन के बारे में। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।